नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 है और ये बाइलिंगुअल सीरीज है, दोनों भाषाओं में आपको दिखाई देगा। प्रश्नों को खुद से भी हल करने का प्रयास कीजिएगा। 150 फुल एमसीक्यूज हैं जैसा कि परीक्षा के प्रारूप में होता है और इसमें से बताइएगा आपने कितने सही किए। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है और पहले प्रश्न में ये कहा जा रहा है, दो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला वाला स्टेटमेंट है और दूसरा उसका रीजन है। तो कथन में ये कहा गया है कि नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि से परिचित हुआ, ऐसे दिया है। इसका कारण बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में महागढ़ा, ध्यान से नाम देखिएगा, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इसमें से सही कथन का आपको चुनाव करना है, सही विकल्प चुनना है। देखिए, इसमें से सही कौन सा होगा। इसका हो जाएगा आंसर सी वाला। सी का मतलब ये हुआ कि ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत क्यों है? ये स्थान जो है ये महदहा है, ना कि महागढ़ा। इसके बाद आगे चलते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरे वाले में आप देख रहे हैं, इसमें कहा गया है, फिर से ए और आर दिया हुआ है। कथन में ये कहा जा रहा है कि जो समाधियां विशाल पाषाण खंडों से बनी हुई हैं उन्हें मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। और कारण दिया हुआ है कि नवपाषाणकालीन दक्षिण भारत में शवों को, मतलब इस समय का जो दौर था उसमें दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने का रिवाज रहा है। तो आप बताइए सही कौन सा है, सेकंड वाला। इसका हो जाएगा ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण देता है, यानी ये जो कारण है ये कथन की ठीक ठाक व्याख्या कर लेता है। इसके बाद जो सेकंड वाला, माफ कीजिएगा थर्ड वाला इसमें क्वेश्चन है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल यहाँ पे दिए हुए हैं और उनसे संबंधित नदियाँ। तो इसमें सही कौन सा है? कालीबंगा, सतलज नदी, दैमाबाद, प्रवरा नदी, रोपड़, हिंडन नदी और आलमगीरपुर घग्गर नदी, ऐसे दे रखा है। इसमें से कोई एक सही है, देखकर बताइए। तो इसका जो बी वाला है, दैमाबाद और प्रवरा नदी, यही वाला सही है और बाकी जितने हैं वो सब के सब गलत है। इसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। यहाँ पर सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2, और इन्हें आपको मिलान करना है। मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। तो दिया हुआ है कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधवाला, मेहरगढ़ बलूचिस्तान और कोल्डिवा इलाहाबाद। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो जुता हुआ खेत, नर्तकी की मूर्ति, गेहूं और जौ, चावल और जानवरों की हड्डियां, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा होगा, मतलब कौन सा किससे मिलेगा, ये आपको देखना है। यहाँ नीचे कोड दिया हुआ है, उसे मिलान करके बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान से देखिए, इसका हो जाएगा डी वाला, यानी 1 2 3 4 ये पहले से ही मैच है, इसमें ज़्यादा हिलाने डुलाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पहले से ही मैच किया हुआ है, ये इस प्रकार से मैच कर जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 5वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्वानों का मत और आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में यहाँ कहा गया है। आर्य कहाँ से आए थे, मतलब मूल वाशिंदे कहाँ के थे, इस पर विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग लोग भिन्न भिन्न बातें कहते हैं। तो कौन सा व्यक्ति क्या कहता है? गार्डन चाइल्ड का कथन था, इसके अलावा गाइल्स का था, मैक्स मूलर का था और दयानंद सरस्वती का था। और उन्होंने जो स्थान बताए थे उसमें मध्य एशिया है, तिब्बत है, दक्षिणी रूस है और हंगरी है। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा जरा देख लीजिए और सही विकल्प का इसमें से आपको चयन करना है। देखकर बताइए, यहाँ मिलान किया हुआ है, PQRS इस प्रकार से कोड दिया हुआ है और ये आपका प्रश्न है। तो 5वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यहाँ देख लीजिए क्या दिया है। सी का मतलब है 3 4 1 2, इस हिसाब से इसे मिला लेंगे। तो 3 4 1 2 का मतलब ये है कि पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा वाला है उसका चौथा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पहला हो जाएगा और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। यानी दयानंद सरस्वती का मत था कि ये तिब्बत से आए थे और इसी प्रकार से जो अन्य विद्वान हैं उनका भी मत था। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। नीचे विकल्प दिया है इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ा। इसके बाद आगे चलते हैं। 6वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए, कौन सा इसमें से सही नहीं है। स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहले वाले यानी ए वाले में कहा गया है कि वैदिक काल जो था, ऋग वैदिक काल, उसमें झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। नदियों के प्राचीन नाम ये आप याद करते हैं, उन्हीं से प्रश्न है। और ऋग वैदिक काल में गंडक नदी को विपाशा कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में घग्गर नदी को सरस्वती कहा जाता था और काबुल नदी को ऋग वैदिक काल में कुभा कहा जाता था। तो उस समय नदियों के नाम अगर आपको पता है तो आप इसमें से गलत का चुनाव कर लेंगे, जो सही नहीं है वही बताना है। तो 6वां वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। ऋग वैदिक काल में ये जो गंडक नदी थी, यहाँ पे गंडक नदी का नाम दिया है विपाशा, तो असल में गंडक नदी जो थी इसको सदानीरा कहा जाता था। स्टेटमेंट क्या है कि विपाशा कहा जाता था, जबकि गंडक नदी का नाम था सदानीरा। और विपाशा किसको कहा जाता था? ये व्यास नदी को कहा जाता था। बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ 7वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। जो ऋग्वेद के मंडल हैं या ऋग वैदिक मंडल हैं और उनके रचयिता हैं, उनको आपको यहाँ मिलान करना है। तो चौथा मंडल, दूसरा मंडल, 7वां मंडल और तीसरा मंडल, विश्वामित्र, वामदेव, वशिष्ठ और गृहस्थ समत, इस प्रकार से महर्षियों के नाम दिए हैं। तो मिलान करके देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। पूरा प्रश्न आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे आप ध्यान से देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। पहले वाले का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। इसको चौथे से मिलाएंगे, इसको तीसरे से और इसको पहले से। यानी तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, 7वां जो है वो वशिष्ठ के द्वारा, जो दूसरा मंडल है
वो लिखा गया है गृहस्थ समद के द्वारा और चौथा मंडल जो है वो वामदेव के द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे तो इसका ए वाला सही है। इसके बाद आगे चलते हैं 8वें नंबर के प्रश्न की ओर। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए हैं, जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो ऋग्वेद में भरत नाम के कबीले का उल्लेख किया गया है और इस कबीले के नाम पर, मतलब ये पूरा एक आवास था, इसके नाम पर देश का नाम भारत रखा गया। इसके बाद यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा। इसके बाद सी वाले स्टेटमेंट में कहा गया है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 578 ईस्वी में हुआ था और अल्पतगीन या अल्पतिगीन इसको गजनी वंश का संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार से ये मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से गलत है बताइए। इसका सी वाला गलत है। यहाँ जो ये हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के बारे में कहा है ये सही नहीं है। यहाँ अगर आप देखिए तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, न कि 578 में। यहाँ पे तारीख गलत दी है, 70 हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी सब सही है। 9वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। 9वें नंबर के प्रश्न में ये कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। 711 ईस्वी दिया है, 712 ईस्वी दिया है, उतबी का नाम दिया है जो कि इतिहासकार था, और फिरदौसी। और उनके सामने फिर दिया हुआ है इसमें स्टेटमेंट में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय, हरिश्चंद्र वर्मा, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर, शाहनामा और किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी, इस प्रकार की ग्रंथ रचनाएं। यामिनी यानी वही जो महमूद गजनवी का वंश था, गजनवी वंश था, उसी के बारे में इसमें कहा गया था। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। नीचे मिलान किया है असल में, मतलब ये जो है इन्हें मिलाया हुआ है। 711 किससे मिलेगा, 712 किससे मिलेगा, कौन सा किससे मैच करेगा, देख लीजिए। इस प्रकार से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 9वें का वो हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है, ये ऊपर ही आपको दिख रहा है, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, उसके हिसाब से इसे मिला लेंगे। पहले वाले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ये पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पर, और उसके बाद ये मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय। 712 में पहला मुस्लिम आक्रमण नहीं होता है, पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में होता है, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पे। लेकिन जो फाइनल सक्सेस है या सक्सेसफुल अभियान कहा जा सकता है वो मोहम्मद बिन कासिम का था 712 में। तो ये जो पी वाला है ये दूसरे से मैच करेगा, इसका ए वाला सही था, मतलब ये वाला दूसरे से और ये वाला पहले से, और उतबी और जो फिरदौसी का है ये उल्टा कर दिया है, यानी आर वाला जो है वो किताबुल यामिनी से और फिरदौसी का शाहनामा से मैच करेगा। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी। इसके बाद आगे चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की ओर। इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। ओदंतपुरी एक बौद्ध मठ का निर्माण और गोपाल के द्वारा 750 से 770 के बीच में इसको करवाया गया, इस प्रकार से दिया है। इसके बाद बिहार भागलपुर वाला जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो यहीं पर स्थित है और देवपाल के द्वारा इसको बनवाया गया है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम था, इस प्रकार से दिया है। और फरिश्ता का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह ये था, मतलब हिंद शाह था असल में, और ये फारसी इतिहासकार था, ऐसे दिया हुआ है। तो ये कुछ लंबे चौड़े इसमें स्टेटमेंट टाइप के दिए हुए हैं। आपको बताना ये है कि सही कौन सा है, इसमें से नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। 10वें में से गलत खोजना है, देख लीजिए। तो इसका जो बी वाला है वही सही नहीं है, मतलब बी वाला इसमें गलत है। जो भागलपुर बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय और देवपाल संस्थापक के तौर पे दिया हुआ है ये सही नहीं है। इसका सही क्या होगा, ये भागलपुर बिहार का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जग जाहिर बात है धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी, और 770 से लेकर 810 वाला जो इसका दौर है वो धर्मपाल का था, न कि देवपाल का। बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। 11वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था 1192 में, तारीख भी देखिएगा। इसके बाद तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था 1194 में। सोमनाथ मंदिर को फिर से रिस्ट्रक्चर्ड करवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा, और देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ होती थी और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ रहता था। अब आप बताइए सही कौन सा है 11वां। तो इसका जो डी वाला है वही सही है, बाकी जितने हैं वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है गलत है। यहाँ उल्टा कर दिया है, तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो यहाँ पे होना चाहिए था, और चंदावर वाला यहाँ तो तारीख उलट दिया है। इसका डी वाला सही होगा। इसके बाद चलते हैं आगे। 12वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था, ये स्टेटमेंट है। और आर वाले मतलब कारण के तौर पे इसमें दिया हुआ है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, ये कारण दिया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। चारों स्टेटमेंट और पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, मतलब दोनों सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ये तो आप देख कर भी जान गए हैं। लेकिन यहाँ सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब जो कारण दिया है वो कथन की ठीक ठाक व्याख्या नहीं करता है। ये कोई कारण नहीं है कि वो संस्थापक था इसलिए वो सुल्तान की उपाधि को नहीं धारण करता था। कारण ये था कि उसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब उसकी जो सल्तनत थी या उसका जो वर्चस्व था उसको लोग तब तक स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि गुलाम का नाम उसके साथ चिपका हुआ था, इस प्रकार से। इसके बाद चलते हैं आगे। तो इसमें सही कौन सा है, इसमें बी वाला सही होगा, मतलब ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। यहाँ 13वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सुल्तान ए आजम ये इल्तुतमिश को कहा जाता था और वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। और दूसरे वाले में देख लीजिए बलबन, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, उलूग खां की उपाधि धारण करता था, और बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। इस प्रकार से बलबन के बारे में इतना कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। फिलहाल इसमें से सही कौन सा है, दोनों सही है, दोनों गलत है, या कोई एक सही है। 13वें को आप देख रहे हैं, इसका डी वाला होगा, दोनों ही सही है। तो दोनों सही है तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश की थी, दिल्ली का ये पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि को नहीं धारण करता है, ये याद रखिएगा। और बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, उलूग खां उसकी टाइटल थी, और बहाउद्दीन उसका पहले का नाम था। इसके बाद चलते हैं आगे। 14वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं।
इसमें कहा गया है कि इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। और दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सर जहांदार के पद पे प्रदान किया था, मतलब ऐसे कहा गया है। और सर जहांदार ये अंगरक्षकों का प्रधान होता था। देखिए टाइटल का जो मतलब है वो भी जानते रहिए। और चंगेज खां एक मंगोल शासक था। चंगेज खां का वास्तविक नाम तेमुजिन था। और बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। इस प्रकार से 4 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। तो आप बताइए सही कौन सा है। एक से अधिक भी सही हो सकता है, सभी सही हो सकते हैं। यहाँ विकल्प आप देख ही रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देख लीजिए, 14वां इसका हो जाएगा सी वाला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इसमें चारों ही सही है। चारों के चारों इसमें एकदम परफेक्ट है। इन्हें अलग अलग प्रश्न के तौर पे भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन था वो सही होगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां और इसमें कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये चरी कर लगवाया था। और चरी कर जो था ये घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाने वाला कर था। घरी कर और चरी कर 2 तरह के वो कर लगवाता है। तो ये घरों पर लगाया जाने वाला कर था, ऐसा कहा गया है। और अलाउद्दीन खिलजी राजा रामचंद्र देव राय रायान की उपाधि, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रामचंद्र देव को राय रायान की जो उपाधि है वो दी थी। इसके बाद जो सी वाला है इसमें कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक रेवेन्यू टैक्स, मतलब ये लैंड रेवेन्यू था और इसका नाम था खराज, जो कि उपज का 50% होता था। और डी वाले में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को 1000 दिनारी की उपाधि देता है और गुजरात विजय का जो अभियान है वो इसी के संदर्भ में होता है। तो इस प्रकार से इसमें से गलत कौन सा है ये आपको खोजना है। देख लीजिए, तो 15वें का आप साफ साफ देख रहे हैं ऊपर ही गलत है। नाम से स्पष्ट है चराई कर, तो ये पशुओं के चरने वाली जो भूमि होती थी, चारागाह भूमि होती थी, उस पर लगाया जाता था। इसका घरों से कोई वास्ता नहीं था। तो ए वाला इसमें गलत है और बाकी तीनों इसमें क्या है, एकदम सही है। तो ए जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे 16वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। इसमें आपको सही चुनना है, तो एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। पहले वाले स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को मलिकुल गाजी के नाम से भी जाना जाता है। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली का सुल्तान बन गया। और तीसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया कि गयासुद्दीन तुगलक को ही तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। और चौथे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि कृषि की उन्नति के उद्देश्य से एक नया विभाग गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया जाता है, जिसका नाम था दीवान अमीर कोही या दीवान अमीर कोही। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 16वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहले को छोड़कर बाकी जितने हैं वो सब सही है। पहला वाला गलत है। ये कहा गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक को मलिकुल गाजी की उपाधि से या मलिकुस गाजी की उपाधि से जाना जाता है। तो ये उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक की नहीं थी, ये गयासुद्दीन तुगलक की थी। गयासुद्दीन तुगलक को मलिकुल गाजी के नाम से जाना जाता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसमें एकदम सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। जो सही विकल्प है उसी का चयन करना था। तो इसका जो बी वाला है उसे आपने चुना। पहला वाला गलत था, वहां पे मोहम्मद बिन तुगलक की जगह पे क्या होगा, गयासुद्दीन तुगलक होगा। बाकी सब सही है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है 17वां, इसमें कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है, यानी बाकी 3 सही होंगे। तो ए वाले में कहा गया है कि कैप्टन जेम्स कुक न्यूजीलैंड की खोज करते हैं 6 अक्टूबर 1769 ईस्वी को। इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पहले दुर्ग का निर्माण कोचीन में करता है 1503 में, जो कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। और एस्तांदो दे इंडिया ये 1602 में पुर्तगाली कंपनी, मतलब आने वाली जो कंपनी है उसका नाम दिया है। इसका नाम क्या था, एस्तादो दे इंडिया। ये पुर्तगाली कंपनी थी जो कि 1602 में भारत आती है। तो आप बताइए कौन सा गलत है। 17वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। एस्तादो दे इंडिया 1602 में पुर्तगाली कंपनी जो है वो भारत आती है। ये वाला गलत है। इसका नाम क्या होगा, एस्तादो इंडिया ही होगा, लेकिन यहाँ जो तारीख दी है वो 1498 होगी। जो तारीख दी है वो सही नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी तीनों सही हैं। 18वें नंबर के प्रश्न को देखिए, कौन सा सही नहीं है ये भी आपको यहाँ देखना है। ए वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि के साथ समाप्त होता है। 1746 से लेकर 1748 तक ये चलता है, रेंज दी हुई है। और थर्ड जो कर्नाटक वार था वो पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है। 1756 से 1763 तक ये चलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला स्थायी कारखाना सूरत में 1911 में स्थापित किया। 1911 में स्थापित किया ऐसे दिया है। और भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कालबार्ट को माना जाता है। तो यहाँ आराम से आप पहचान सकते हैं 1911 में ये अगर कंपनी स्थापित करेंगे या कारखाना अभी लगाते रहेंगे तो इनकी गवर्नमेंट तब तक कहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ बहुत आराम से आप इसे अलग कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उद्देश्य गलत छांटना नहीं था, वो तो यहाँ प्रश्न को खिलवाड़ बनाने के लिए कहा गया है। बाकी जो स्टेटमेंट है उन्हें देख लीजिए, इनसे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और इसे आप दूसरे प्रश्नों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका पहला, दूसरा और जो चौथा स्टेटमेंट है वो सही है। इसके बाद 19वें प्रश्न को देखिए। 19वें प्रश्न में यह कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। 4 इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी के तौर पर बनाया। यहाँ तारीख दी हुई है 1530। इसके बाद पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच में समझौता होता है 1556 को। पुर्तगालियों ने दमन पर कब्जा कर लिया 1559 ईस्वी में। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया 1507 में। इस प्रकार से दिया हुआ है, डेट दी हुई है और कुछ घटनाक्रम दिए हुए हैं। तो आप बताइए सही कौन सा है। एक से ज़्यादा सही हो सकता है, सभी सही हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका प्रश्न नंबर 19वां है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी पहला और दूसरा इसमें सही है। पहला सही है और दूसरा सही है। माफ कीजिएगा, पहला सही है और तीसरा सही है। इसका जो ए वाला विकल्प है वो सही होगा, लेकिन दूसरा सही नहीं है। दूसरा सही नहीं है और चौथा गलत है। इसमें पहला और तीसरा सही है।
देखिए दूसरे वाले स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच में समझौता होता है। तो समझौता कब होता है? वो 1566 में होता है, ना कि 1556 में। यहाँ तारीख गलत दी है, यहाँ 1566 होगा। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया जाता है 1507 में नहीं बल्कि 1509 में। तारीख गलत दी है। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि कब हुई थी और चिलियानवाला का युद्ध कब हुआ था? वो दोनों तारीखें यहाँ पर दी हुई है पेयर वाइज। इसमें से कौन सा पेयर सही है ये आपको बताना है। तो 20वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, 25 अप्रैल 1809 और 13 जनवरी 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में ये कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और इसकी जो रेंज दी है 1767 से लेकर 1769। हैरी वेरेल्ट जो था उस समय बंगाल का गवर्नर था, ऐसे दिया हुआ है। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784, ये गवर्नर जनरल इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कॉर्नवालिस जो था ये गवर्नर जनरल था 1790 से लेकर 1792। और चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय वेलेजली जो था वो गवर्नर जनरल था, सहायक संधि वाला। और 1796 से लेकर 1797 इसकी जो डेट है वो दी हुई है। आपको गलत की तलाश करनी है, 21 देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा डी वाला। डी वाला ही इसमें क्या है? सही नहीं है। जो सही ना हो उसी की तलाश करनी थी। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए इसमें जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी तारीख है 1798 से लेकर 1799। तारीख गलत दी है, बाकी जो चीजें हैं वो सही है, सिर्फ डेट इसमें गलत है और बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी उसका संबंध वॉरेन हेस्टिंग्स तथा लॉर्ड वेलेजली से था। ये जो रिंग फेंस की पॉलिसी है उसके बारे में कहा जा रहा है। और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1772 में समाप्त करने का फैसला लिया। ये समय था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ऐसे कहा गया बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर के बाद, तो वहां से शुरू किया था। और अन्यायपूर्ण व्यवहार और निरंकुश कार्यों के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो आप बताइए गलत कौन सा है? 22वां। इसका हो जाएगा बी वाला। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1772 में समाप्त करने का निर्णय लिया था। ये वाला जो स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है 22वें में, ये गलत है। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 1772 में समाप्त करने का फैसला लिया था। तो उस समय जो गवर्नर था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था, न कि कॉर्नवालिस। यहाँ जो नाम दे दिया है गवर्नर का वो गलत दिया है। इसके बाद 23 को देखते हैं। 23 में ये कहा जा रहा है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि 1798 से लेकर 1805, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? मतलब इसमें मैच कराना है आपको। राज्य कब सहायक संधि को स्वीकार करते हैं वो डेट दी हुई है। अवध, सिंधिया, मैसूर और पेशवा। तो यहाँ तारीखें हैं 1799, 1802, 1801 और 1804। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का, बताइए इसमें से कौन सा होगा? देखिए सी वाला होगा। सी का मतलब यह है कि तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का चौथा हो जाएगा, तीसरे वाले का पहला हो जाएगा और चौथे वाले का दूसरा हो जाएगा। यानी अवध जो है वो 1801, सिंधिया जो है वो 1804, मैसूर यहाँ पे सबसे पहले 1799 और उसके बाद पेशवा यानी 1802। इस प्रकार से ये सहायक संधि को एक्सेप्ट करने का क्रम है राज्यों का। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां राजसी उपाधि अधिनियम, यानी जो क्वीन विक्टोरिया का यहाँ पे अधिनियम था, रॉयल टाइटल एक्ट इसको कहा जाता था, 1876 का है ये। तारीख याद रखिएगा। इसके द्वारा भारत की साम्राज्ञी ने घोषित कर दिया गया, मतलब विक्टोरिया को। तो यह अधिनियम कब पारित किया गया तथा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम का संबंध किस गवर्नर जनरल से है, ये भी आपको बताना है। यहाँ तारीख दी हुई है 1 जनवरी 1877 लॉर्ड कैनिंग, 1 जनवरी 1878 विलियम बेंटिंग, या 1 जनवरी 1879 लॉर्ड कैनिंग, 1 जनवरी 1876 लॉर्ड एल्गिन। इस प्रकार से इसमें गवर्नर जनरल और तारीखें दी हुई है। बताइए कौन सा होगा? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, 1 जनवरी 1877 और लॉर्ड कैनिंग। ये वाला जो इसमें है वो सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है 25वां, उसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 1881 में भारत में जो रेगुलर सेंसस है उसको स्टार्ट किया जाता है लॉर्ड रिपन के समय में, ये दिया हुआ है। लॉर्ड कर्जन ये वायसराय था और इसका कार्यकाल 7 वर्ष यानी सबसे ज्यादा रहा, सबसे अधिक समय तक रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के बीच में लड़ा गया और जो सेकंड एंग्लो अफगान वार था वो लड़ा गया 1872 से 1878 के बीच में। इसमें से गलत कौन सा है ये आपको तलाशना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला। डी का मतलब ये है कि जो सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध था वो 1872 से लेकर 1878 के बीच में लड़ा गया। ये वाला स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। सही क्या है? जो सेकंड आंग्ल अफगान युद्ध था वो 1878 से लेकर 1880 के बीच में लड़ा गया। यहाँ जो तारीख दी है वो गलती है, 1880 तक लड़ा जाता है। इसके बाद 26वें नंबर के प्रश्न को देखिए। सही विकल्प का चयन आपको करना है। तो पुलिस विभाग का गठन किसके समय में हुआ, कब हुआ, ये दोनों दिया है। तो मैच कराना है आपको। पुलिस विभाग का गठन, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह, सती प्रथा पर रोक और मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना। इसे मैच करा के देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। पूरा प्रश्न आप लगभग देख रहे हैं, ये डी वाला भी विकल्प। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा? 26। तो इसका बी हो जाएगा। देखिए इसमें बी वाला आपको दिख रहा है, 4 2 3 1, यानी पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा सही है, तीसरे वाले का तीसरा सही है और जो चौथा वाला है उसका पहला हो जाएगा। मतलब इसमें कुछ 2 जो है वो तो पहले से ही परफेक्ट मैच है, बस आपको इसको यहाँ ले जाना था और इसको यहाँ ले जाना था। इस प्रकार से ये आमने सामने हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं आगे, इसका बी वाला सही था। अगले प्रश्न को देखिए 27, इसमें ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था और वित्त संबंधी आयोग या समितियों का सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी मिलाना है इन्हें। तो लिथिगो कमीशन है, इसके आगे हॉलैंड कमीशन है या कमेटी है, अमीनी समिति है और दत्ता समिति है। इसमें से कौन सी कमेटी या कमीशन जो है वो किस तारीख से मैच करेगा, उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है, तो मिलाकर देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। यहाँ पूरा जो प्रश्न है उसे आप देख रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 27वां है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। ये जो है ये पहले से मैच है, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, उसके बाद तीसरे वाले का तीसरा सही है और चौथे वाले का दूसरा हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिला लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, समाचार पत्रों के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है, अर्थात यहाँ भी मैच कराना है। असल में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। टेबल वाइज दिया हुआ है। इंडियन मिरर है, संवाद कौमुदी है, काल है और नेशनल हेराल्ड है। यहाँ संस्थापक और स्थापना वर्ष है, तो देख लीजिए 1818 हरीशचंद्र राय, 1862 देवेंद्र नाथ टैगोर, 1938 जवाहरलाल नेहरू और 1906 ब्रह्म बांधव उपाध्याय। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा, 28। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप सारे विकल्प भी देख लीजिए, ए वाला इसका सही है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, और उसी आधार पर इसे मिलाएंगे। पहले वाले का क्या हो जाएगा, इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ, उसके बाद संवाद कौमुदी का हरीशचंद्र राय, काल का क्या हो जाएगा, ब्रह्म बांधव उपाध्याय और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से इसे मैच कराएंगे, तारीखें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 को देखिए, ब्रिटिश भारत में विदेशों के विलय के संबंध में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तिब्बत, बर्मा, मणिपुर, सिक्किम। वर्ष दिया हुआ है 1861 लॉर्ड कैनिंग, 1891 लॉर्ड लैंसडाउन, 1885 लॉर्ड डफरिन और 1903 लॉर्ड कर्जन। इन्हें आपको मैच करके देखना है कि कौन सा किससे मैच करेगा। देख लीजिए, तो ये वाला जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर आप ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। डी वाला यहाँ देख लीजिए, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे वाले का तीसरा हो जाएगा, तीसरे वाले का दूसरा हो जाएगा और चौथे वाले का पहला हो जाएगा। ये जो डी वाला ऑप्शन है इसका सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, सही विकल्प का इसमें चयन करना है, यानी इसमें भी मैच ही कराना है आपको। कौन सी मैचिंग सही है ये देखना है। पुस्तक का नाम दिया है, लेखक का नाम दिया है, बंदी जीवन है, नील दर्पण है, गीता रहस्य है और रिडल्स इन हिंदुइज्म। इस प्रकार से ये बुक है। इसके ऑथर दिए हुए हैं सचिंद्रनाथ सान्याल, दीनबंधु मित्र, इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक और BR अम्बेडकर। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा, देख लीजिए। तो 30वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी ये पहले से ही मैच है, इसमें कुछ करना नहीं था। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, नील दर्पण दीनबंधु मित्र जो नील आंदोलन था उससे संबंधित है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक और रिडल्स इन हिंदुइज्म ये जो है ये BR अम्बेडकर की रचना है। इस प्रकार से इसे मैच कराएंगे तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके बाद 31 को देखते हैं। 31 में ये कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो मोपला विद्रोह 1836 से लेकर 1854 तक मालाबार केरल वाले क्षेत्र में चलता है। नील आंदोलन की जो तारीख है वो 1859 से लेकर 1860 नादिया जिला जो है वो पश्चिम बंगाल का वहां पर चलता है। रामोसी आंदोलन जो है 1872 से 1878 महाराष्ट्र में चलता है और एका आंदोलन 1921 से लेकर 1922 के बीच में हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर यानी यूपी में चलता है। तो इस प्रकार से है, इसमें से एक गलत है। कौन सा गलत है बताइए। 31 का जो सी वाला है उसे देखिए, रामोसी विद्रोह या रामोसी आंदोलन 1872 से 1878 तक महाराष्ट्र, जबकि यहाँ जो डेट है वो क्या हो जाएगी 1877 से लेकर 1887। तारीख यहाँ गलत है, 1877 से लेकर 1887 यानी 10 साल तक ये चलता है। इसके बाद चलते हैं आगे, बाकी सब सही है इसका। 32 को देखिए, 32 में ये कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित सही विकल्प का आप चयन करिए। क्रमांक दिया है और स्थापना वर्ष दिया है, तो 5वां, 12वां, 23वां और 29वां। स्थापना वर्ष और स्थान दिया है। स्थापना वर्ष का मतलब आयोजन वर्ष से है। तो यहाँ देखिए 5वां, उसके आगे दिया है कलकत्ता 1896, उसके बाद मुंबई 1889, कराची 1913 और सूरत 1907। कौन सा किससे मैच करेगा जरा देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसे ध्यान से देखिएगा, 32वें का हो जाएगा ए वाला, यानी दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, उसी हिसाब से इसे मैच करेंगे। पहले वाले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, उसी हिसाब से दूसरे वाले का पहला हो जाएगा, तीसरे वाले का चौथा और चौथे वाले का तीसरा हो जाएगा। ये इनका स्थापना का जो जगह है वो है और वर्ष दिया है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं 33। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो समप्राय मैदान का निर्माण नदी के द्वारा होता है। इतिहास के प्रश्नों का समापन, भूगोल स्टार्ट हो गया है। तो समप्राय मैदानों का निर्माण नदी के द्वारा होता है। एमलैंड और हिंटरलैंड, एमलैंड जो है इसको हिंटरलैंड भी कहा जाता है, इस प्रकार से दिया है। और किर्गिजिस्तान को 40 कबीलों वाला देश कहा जाता है। मास्को रूस का जो है, इस शहर को एड्रियाटिक सागर की महारानी यानी रानी भी कहा जाता है। तो आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है। 33 इसका जो डी वाला है, मास्को को यहाँ पे एड्रियाटिक की रानी बता दिया गया है, जबकि आप जानते हैं ये किसको कहा जाता है, वेनिस को कहा जाता है। जो इटली का वेनिस है उसको कहा जाता है। तो इसमें गलत ही आपको चुनना था। तो जो सही है उनको भी ध्यान दीजिएगा, ये सब सही है। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 34 को देखिए। 34 में कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो LSE पैलेस, उसके बाद भारत, चीन और यूक्रेन वर्तमान वाला, और यहाँ सूची 2 दी हुई है। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी, सबसे अधिक डाकघर वाला देश, पेरिस फ्रांस और चेरनोबिल परमाणु आपदा। इस प्रकार से कौन सा किससे संबंधित है ये आपको मिलान करके देखना है। नीचे प्रश्न के जो उत्तर हैं यानी विकल्प हैं वो दिए हुए हैं, बताइए इसमें से कौन सा होगा।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला, तीसरा दूसरा पहला चौथा, और उसी के हिसाब से इसे मिला लेंगे। मतलब पहले वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा सही है, सबसे अधिक डाकघर वाला देश, अपने यहाँ सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, हालांकि सब बेकार हो रहे हैं बेचारे। उसके बाद चीन को अगर देखा जाए तो इसका पहला वाला सही है, मतलब द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी। और यूक्रेन का अगर आप देखिए तो चेरनोबिल वाली आपदा यहीं पर आई थी, परमाणु रिएक्टर जो था। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में कहा गया है ये कोपा क्वाबना पुलिन है, इसके अलावा साइकन रेल सुरंग है, पेट्रोनॉस टावर है और रोगन बांध है। इनकी अवस्थिति कहाँ पर है, तजाकिस्तान, मलेशिया, जापान, ब्राजील। इसमें आपको मैच करके देखना है, देख लीजिए। तो ये जो 35वें नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, चौथा तीसरा दूसरा पहला, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। सी वाला देख लीजिए, यानी पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का तीसरा हो जाएगा, जो तीसरा वाला है इसका दूसरा हो जाएगा और चौथे वाले का पहला हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिला लेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 को देखिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर यूएसए में स्थापित किया गया, ये स्टेटमेंट है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ग्रैंड बैंक ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, इसकी अवस्थिति दिया हुआ है। और लेक विनिपेग ये कैलिफोर्निया यूएसए में है, और एटलस पर्वत का विस्तार मोरक्को उत्तरी अफ्रीका तक है, ऐसे दिया हुआ है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। 36 को देख लीजिए, इसका अगर गलत आंसर हम चुनना चाहें तो सी वाला है, जो लेक विनिपेग है इसकी जो लोकेशन दिया है वो कैलिफोर्निया यूएसए नहीं होगी बल्कि कनाडा मैनिटोबा होगी। तो वो लोकेशन गलत है, इसलिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है वही इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि हमें जो सही ना हो उसी की तलाश करनी थी। इसके बाद 37 को देख लीजिए, और इसका मतलब यह है कि जो बाकी 3 स्टेटमेंट इसमें सही हैं उनको ध्यान से देख लीजिएगा। 37 में ये कहा गया है कि समुद्र तल से धरातल की समान ऊंचाई वाले जो स्थान हैं उनको मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आइसोगोनिक कहा जाता है, इसके अलावा काउंटर लाइन कहा जाता है, आइसोहेलाइन कहा जाता है या आइसोबार कहा जाता है। ये सब लाइनों के नाम हैं, भौगोलिक रेखाएं होती हैं, सब काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब ऐसा नहीं कि स्केल लेकर और पेंसिल लेकर खींची गई है, सब कल्पना में है। तो इसमें से क्या कहा जाता है बताना है। 37 इसका हो जाएगा बी, समोच्च रेखाएं। ये जो समोच्च रेखाएं होती हैं यही इस प्रकार का काम करती है, समान ऊंचाई, ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं, समोच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सही विकल्प का चयन कीजिए। बंदरगाह दिया है यानी पोर्ट दिया है और रिलेटेड कंट्रीज दी हुई हैं, तो अलेक्जेंड्रिया है, रॉटरडैम है, इसके अलावा मॉन्टेवीडियो है और सेंटोस है, काफी पत्तन भी इसको कहा जाता है। संबंधित देश का नाम दिया है ब्राजील, नीदरलैंड, मिस्र, उरुग्वे। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा जरा देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी तीसरा दूसरा चौथा पहला, इस हिसाब से इसे मैच कराएंगे। यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, मिस्र हो जाएगा, उसके बाद जो रॉटरडैम है उसका नीदरलैंड, ये सही पहले सही मैच है। उसके अलावा मॉन्टेवीडियो उरुग्वे हो जाएगा और सेंटोस काफी पत्तन जो है इसका ब्राजील हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिला लेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है 39, इसमें जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। तो क्रियारोग ये जो है ये लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, क्यूबा में है। नागोया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ये जापान में है। कोपेनहेगन डेयरी उद्योग के लिए डेनमार्क में है। डूंडी जो है ये जूट वस्त्र उद्योग के लिए स्कॉटलैंड में। इस प्रकार से दिया है, तो इसमें से गलत कौन सा है। 39 का जो ए वाला है क्रियारोग, ये लौह इस्पात उद्योग के लिए क्यूबा में है, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो ये वाला गलत है। ये लौह इस्पात उद्योग के लिए तो फेमस है, मतलब ये जो सेक्टर है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है, लेकिन क्यूबा इसकी लोकेशन नहीं है, बल्कि इसकी लोकेशन क्या है, यूक्रेन है। तो यहाँ लोकेशन ही गलत दी है, इसलिए ये वाला सही नहीं, और यही हमारा आंसर है। इसके बाद 40 को देखिए। 40 में ये कहा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ ट्राइब्स दी हुई है और दूसरी तरफ रिलेटेड कंट्री दी हुई है, इनको आपको मैच कराना है। तो किर्गिज है, इसके अलावा नूबा है, मसाई है और सेमांग है। ये इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। मलेशिया, सूडान, पूर्वी अफ्रीका और मध्य एशिया, बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, यानी चौथा दूसरा तीसरा पहला, उसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। यानी पहले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, जो दूसरा वाला है वो पहले से मैच है, उसके अलावा जो तीसरा वाला है वो पहले से मैच है, और चौथा वाला जो है उसको यहाँ पहुँचा दीजिए। ये वाला इसका परफेक्ट होगा और यही इसकी मैचिंग है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 में देख लीजिए, इसमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। चौथा वाला तो बेकार है, 3 स्टेटमेंट इसमें देखने हैं, जो गलत है उसकी तलाश करनी है। अच्छा, एक चीज़ है कि जो डी वाला स्टेटमेंट है अगर उसको आप चुनते हैं, यानी इनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों ही सही है। फिलहाल देख लेते हैं। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है और यह केरल के इडुक्की जिले में, ऐसे दिया हुआ है। घाट प्रभा एक सिंचाई परियोजना है और ये कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। चपचार कूट महोत्सव जो है या त्यौहार जो है ये हर वर्ष मार्च के महीने में मणिपुर में मनाया जाता है। ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं और इनमें से कोई नहीं, तो जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। 41 इसका सी हो जाएगा। देखिए, चपचार कूट महोत्सव जो है या त्यौहार ये हर वर्ष मार्च के महीने में मणिपुर में नहीं मनाया जाता है, पूर्वोत्तर का ही दूसरा राज्य है मिजोरम, वहां पर मनाया जाता है। तो इसमें जो चपचार का इंफॉर्मेशन दिया है यही रॉन्ग है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में ये कहा जा रहा है कि खोंगजाम परवा गाथा गीत और थांगटा नृत्य भारतीय मार्शल आर्ट से इनका संबंध है। इससे संबंधित राज्य का नाम आपको बताना है। ये गाथा गीत और नृत्य है, लेकिन इसमें मार्शल आर्ट का जो पुट है वो भी दिखाई देता है। तो ये अरुणाचल है, मणिपुर है, सिक्किम है या त्रिपुरा है, इसमें से कौन सा पूर्वोत्तर का राज्य होगा बताइए। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है उसे अगर आप देखिए तो ये मणिपुर है, मणिपुर में इसका आयोजन होता है। इसके बाद 43 में फिर से आपको मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है।
हरित राजमार्ग का लक्ष्य इस प्रकार से दिया है, कोल्हान दिया है, डिंडीगुल दिया है और ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मतलब वही नाम है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसको आपको मिलाना है। इसमें देख लीजिए, ये खनिज संसाधन झारखंड, वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण इत्यादि तमिलनाडु का एक शहर या जिला, मतलब ये जिले के तौर पे। और उसके बाद ब्रेबॉर्न स्टेडियम, इसकी जो लोकेशन है वो दी हुई है। तो बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। 43 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। इसका डी वाला ऑप्शन सही है, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहले वाले का दूसरा हो जाएगा और दूसरे वाले का पहला हो जाएगा और तीसरा और चौथा पहले से मैच है, इस हिसाब से इसे मैच कराएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 44वें नंबर के प्रश्न को, इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करके देखना है। तो सूची 1 में कुछ यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट के नाम दिए हैं और सूची 2 में कुछ लोकेशन उनकी दी हुई है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, उसके बाद इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसके अलावा द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, इस प्रकार से है। और इसके साथ साथ उड़प्पा जामदानी साड़ी, ये रेशम की साड़ी होती है। तो ये कहाँ पर बनती है, मतलब इसका मूल स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कहाँ पर स्थित है या कहाँ की कला है, ये आपको देखना है। बताइए कौन सा होगा। 44वां, इसका जो यहाँ नीचे विकल्प है उसे भी देख लीजिए, ABCD कूट से मिलान करना है आपको। तो इस 44वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, इसी आधार पे इसे मिलाएंगे। ये जो ए वाला है वही सही है, मतलब इसमें दूसरा, पहला, तीसरा और चौथे के हिसाब से मिलाएं तो पहले वाले का दूसरा, दूसरे वाले का पहला, उसके बाद तीसरा, चौथा, ये अपने आप परफेक्टली मैच हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे। ये अगर देख लीजिए 45वें नंबर का जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प नहीं है, मतलब कौन सा विकल्प सही नहीं है, इस प्रकार से दिया है। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में स्थित है, झीलों का नगर उदयपुर को कहा जाता है, बन्नी चारागाह गुजरात में स्थित है और तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जो है ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिला जो है वहां पर स्थित है। इस प्रकार से ये नाम दिए हुए हैं। तो कौन सा इसमें से गलत है। 45, इसका जो डी वाला है वही गलत है। तिरुपति बालाजी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। देखिए तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी का जो मंदिर है ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है, न कि तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। तो यहाँ लोकेशन गलत दी है। इसके बाद 46 में ये कहा जा रहा है कि पर्यटन स्थल और संबंधित राज्य को मिलान कीजिए। तो हफलांग है, किलांग है, उदवाड़ा है और कालिम्पोंग है। यहाँ पे संबंधित राज्य का नाम दिया है पश्चिम बंगाल, हिमाचल, गुजरात, असम। सही विकल्प का आपको चयन करना है, मिलान करके देखिए इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा। तो इसका हो जाएगा सी वाला, यानी चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, यानी पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा सही है, तीसरे वाले का तीसरा भी सही है और चौथे वाले का हो जाएगा पहला। ये इसमें मैचिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। और इसकी स्थापना कब की गई थी। अलेप्पी समुद्री बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये भी आपको बताना है। मतलब दोनों यहाँ पेयर में दिया हुआ है, प्रश्न के दो हिस्से हैं और दोनों को यहाँ एक साथ आंसर जो है वो जोड़े के रूप में दिया हुआ है। पटना जनवरी 2006 में और तमिलनाडु, यानी यहाँ जो समुद्री बंदरगाह है उसकी लोकेशन लास्ट में दी हुई है। उसके अलावा पटना फरवरी 2004 केरल, इसी प्रकार से दो और इसमें ऑप्शन है। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा। इसका बी वाला सही है, पटना फरवरी 2004 में स्थापित होता है और केरल में जो समुद्री बंदरगाह है इसकी लोकेशन है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये इम्फाल मणिपुर वाले क्षेत्र में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी असम में है। विजाग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। और केम्पगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो कौन सा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। इसका जो ए वाला है वही गलत है, जो इसमें गलत ऑप्शन था वही चुनना था। तो ये बगडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल मणिपुर, जो लोकेशन दी है ये सही नहीं है। इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल, न कि इम्फाल। इसके बाद चलते हैं आगे 49 में ये कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में है, इस प्रकार से दिया है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। दक्षिण वाला जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है और उत्तर मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। तो जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। इसका सी हो जाएगा, दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ये वाला जो इसमें लोकेशन दिया हुआ है ये सही नहीं। इसकी सही बात क्या हो जाएगी, दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ दिशा के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश बीच में आता है। तो ये दक्षिण वाला जो जोन है ये यहाँ पे कैसे बन जाएगा, ये दक्षिण का ही कोई राज्य हो सकता है। तो ये अपने आप गलत मालूम हो जाएगा। इसके बाद 50वें नंबर का प्रश्न देखिए, 150 कुल क्वेश्चन है, अभी हमने 100 और इसमें करने हैं। 50वें नंबर के प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसमें सूची 1 में स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में कहा गया है, कुछ परियोजनाएं और राजमार्गों के नाम है। स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग, मतलब इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। नेशनल हाईवे और नेशनल हाईवे नंबर 6 सूची 1 हो गई और सूची 2 में इसमें उसके बारे में दिया हुआ है, राजमार्गों के विकास से संबंधित राजमार्ग परियोजना। कौन सा राजमार्ग किसको जोड़ता है ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो कौन सा किससे मैच करेगा ये आप बताइए। इसमें विकल्प देख लीजिए और इसका जो प्रश्न है वो आप देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा, दूसरा, पहला, तीसरा और चौथा। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरे वाले का पहला हो जाएगा। उसके बाद तीसरा और चौथा ये पहले से ही मैच है, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे।
इसके बाद चलते हैं आगे। अगले वाले प्रश्न में ये कहा गया है 51 में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान जो है उसके बारे में दिया है। इसके बाद केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, चावल अनुसंधान संस्थान है और उसके साथ साथ मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान है और स्थान का नाम और राज्य का नाम दिया है। तो मिलान करके बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। तो इसमें जो 51 है इसका करेक्ट आंसर दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा, मतलब दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और पहला, अर्थात इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसका जो बी वाला है दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। तो आइए देख लेते हैं इसमें कैसे मैच करेगा। इसका जो पहला वाला है वो दूसरे से हो जाएगा। इसके बाद मतलब मृदा विज्ञान संस्थान वो कहाँ पे है, वो भोपाल मध्य प्रदेश में है और उसी हिसाब से जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है वो महाराष्ट्र में है और चावल अनुसंधान संस्थान इसमें से ये अनुसंधान निदेशालय है, ठीक है। तो अनुसंधान निदेशालय ये कहाँ पर स्थित होगा, इसमें अगर देखा जाए तो ये चौथा वाला हो जाएगा। और उसके बाद केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी जो चौथा वाला इसमें है वो आपका पहले वाले से मैच करेगा, यानी करनाल हरियाणा। इसके बाद चलते हैं आगे 52 को देख लीजिए। 52 में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। रोहिल, गोगी, धारवाड़ और तलचर खनन क्षेत्र कौन सा कहाँ से, मतलब क्या चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। यूरेनियम केंद्र मध्य प्रदेश, यूरेनियम केंद्र कर्नाटक, धारवाड़ जो है वो मैग्नीज वहाँ से प्राप्त होता है, कर्नाटक में है और तलचर खनन केंद्र जो है वहाँ से कोयला निकलता है और ये ओडिशा में है। तो कौन सा इसमें से गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए वाला। रोहिल के बारे में जो दिया हुआ है वो सही नहीं है और जो सही ना हो उसी की तलाश हमें करनी थी। रोहिल ये यूरेनियम का केंद्र है, ये तो सही बात है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो एमपी में नहीं है बल्कि राजस्थान में है। इसके बाद 53 को देखते हैं। 53 में कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है। तो कल्याण सेना और सोनालिका ये गेहूं की मुख्य किस्में हैं। BR65 और राधे ये चना की मुख्य किस्में हैं। इसके अलावा चंद्रा और कौशल ये चावल की मुख्य किस्में हैं और सुविन और सुजाता ये कपास की किस्में हैं। तो फसलों की जो किस्म होती है, वैरायटी होती है, उससे भी प्रश्न आता है। इसमें से आपको गलत खोजना है, यानी 3 जो सही होंगे वो भी याद कर लीजिएगा। तो 53 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला हो जाएगा। चंद्रा और कौशल ये असल में मूंगफली की किस्म है, न कि चावल की। बाकी सब इसमें सही है। राधे जो है वो चना की किस्म है। श्याम भी जो होता है वो चने की किस्म है। हालांकि श्याम नाम से और भी नस्लें होती हैं फसलों की। फिलहाल इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। मतलब चंद्रा और कौशल ये चावल की नहीं बल्कि मूंगफली की किस्म है। इसके बाद 54 में सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो शिव समुद्रम शक्ति परियोजना है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना है, सुईल नदी परियोजना है और गांधी सागर शक्ति परियोजना है। यहाँ राज्य से आपको मिलाना है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, कर्नाटक है और एमपी है। तो आप बताइए कौन सा किससे मैच करेगा, देख लीजिए। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा, यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा पहले से सही है, तीसरे वाले का पहला हो जाएगा और चौथे वाले का चौथा रहने दीजिए। मतलब 2 तो इसमें पहले से ही मैच थे, सिर्फ आपको जो तीसरा और पहला था उसी को हिलाना था। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो 55वें नंबर का है, इसमें आपको सूची का मिलान करना है। मिलान करने वाले ढेर सारे क्वेश्चन है, तो इसमें अगर कोई 2 आपको पता हो या कोई 1 पता हो तब भी आंसर का पता लग जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए जानकारी पूरी रखनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस है। और यहाँ सूची 2 में उसकी जो तारीख है वो दी हुई है 1975, 1 मई, 18 जून और 3 दिसंबर। मिलान करके बताइए कि कौन सा किससे मैच करेगा। ये आपका 55वें नंबर का क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। यानी पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का पहला हो जाएगा और तीसरे वाले का दूसरा हो जाएगा और जो चौथा वाला है इसका तीसरा हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। माफ कीजिएगा, इसका जो बी वाला है वो सही है, यानी चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा, उसी के हिसाब से इसको मिलाएंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस जो है ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 1975 में घोषित होता है। उसके बाद अगर देखा जाए जो इसमें तीसरा वाला अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस आप भी जानते हैं। और जो बचा हुआ है वो पिकनिक दिवस हो जाएगा, उस दिन पिकनिक मनाते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका 56 और इसमें भी वही काम करना है। आपको गठन वर्ष और राज्यों को आपस में मिलाना है। हिमाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है और अरुणाचल है। कौन सा किस नंबर का राज्य है ये भी आपको बताना है उसके साथ साथ। तो यहाँ 21 जनवरी 1972 दिया हुआ है और ये 20वां राज्य है। इसके अलावा 20 फरवरी 1987 24वां राज्य, 2 जून 2014 29वां राज्य और 25 जनवरी 1971 18वां राज्य। तो कौन सा किससे मैच करेगा बताइए। 56 का ए वाला ही सही है। ए का मतलब ये हुआ कि चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, इसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। जो दूसरा वाला है इसका पहला हो जाएगा। तीसरे वाले का तीसरा ही रहने दीजिए और जो चौथा वाला है इसका दूसरा हो जाएगा। मतलब एस वाले को दूसरे से मिलाएंगे। ये इनका मिलान वर्ष। इसके बाद चलते हैं आगे 57 को देखिए। 57 में कहा गया है, अब यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो पॉलिटी वाले में ये कहा जा रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता तथा उपाधियों का अंत, इनसे संबंधित विकल्प का आपको चयन करना है। तो अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17 दो चीजें इसमें दी हुई है। तो इनका प्रावधान किस आर्टिकल में है ये आपको बताना है। इसके अलावा 25 और 15 दिया है, 26 और 18 है और 20वां और 19वां है। तो कौन सा इसमें से सही विकल्प होगा। 57 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 18।
सी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद सही विकल्प आपको यहाँ भी चयन करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राष्ट्रीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है और समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये वाला जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में किया गया है? तो 352 है, 356 है, 39 क्लॉज ए है और 360 है। इसमें से कौन सा किससे मैच करेगा? देख लीजिए, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, ये 58 नंबर का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा। ये जो है ये पहले से ही मैच है। उसके अलावा इसको अगर देखिए तो ये चौथे वाले से मैच करेगा। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें जो तीसरा वाला है वो दूसरे से मैच करेगा, यानी अनुच्छेद 356 से, और जो चौथा वाला है वो तीसरे से मैच करेगा, तीसरा यानी अनुच्छेद 339 क्लॉज क से। इस हिसाब से मैच कराएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? डी वाला होगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, 59। इसमें से कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 क के हिसाब से किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी और मेयर का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ऐसे दे दिया है। तो आप बताइए गलत कौन सा है? 59। इसका जो करेक्ट इसमें आंसर होगा, आंसर के हिसाब से जो परफेक्ट होगा वो बी वाला होगा। बी वाला गलत दिया है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 क्लॉज ए के हिसाब से या क के हिसाब से किया गया है। तो सही बात यह है कि इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 243 क्लॉज झ के हिसाब से किया गया है, क के हिसाब से नहीं बल्कि झ के हिसाब से होता है। इसका जो ये विकल्प दिया है ये सही नहीं, बाकी सब जो है इसमें सही है। तो ये वाला इसमें आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 में ये कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में GV राव समिति दिया हुआ है, बलवंत राय मेहता समिति है, थुंगन समिति है और पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ है। तारीखें आपको बतानी है। देख लीजिए सूची 2 को, 1988 है, 1959 है, 85 है, 57 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली। तो कौन सा किससे मेल खाएगा ये आपको बताना है। इसका सी हो जाएगा। यहाँ नीचे विकल्प भी देख लीजिए। देखिए इसका जो सी वाला है वो सही है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, और उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। तो तीसरा, चौथा, पहले, दूसरे का मतलब क्या है? GV राव जो समिति है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1985 की है। उसी हिसाब से जो दूसरा वाला है बलवंत राय मेहता, इसको चौथे वाले से मिला लीजिए। जो 3 स्टेज वाली या त्रिस्तरीय जो पंचायती राज प्रणाली थी 1957 वाली, उससे मैच करेगा। थुंगन समिति यानी जो तीसरा वाला है वो किससे मैच करेगा? पहले वाले से मैच करेगा, यानी 1988। और पंचायती राज का शुभारंभ कब से होता है? ये गांधी जी के जन्मदिन से 1959 से शुरू होता है। इस हिसाब से इसे मिलाएंगे तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 61 की ओर। यहाँ पर जो सही ना हो उसकी तलाश करनी है। अभी लगातार पॉलिटी ही चल रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, राष्ट्रपति के पद के लिए कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के हिसाब से संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। अनुच्छेद 61 के हिसाब से राष्ट्रपति पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है और राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय खजाने में, मतलब सरकारी खजाने में 15,000 की जो जमानत राशि है उसको जमा करता है। मतलब ये जमानत होती है वो जमा करनी पड़ती है। तो ये कुछ बातें हैं। अब आप बताइए गलत कौन सा है? 61 का जो बी वाला है वही गलत है इसमें, जबकि स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत की तलाश थी। यहाँ ये कहा गया है कि 52वां जो अनुच्छेद है उसके हिसाब से ये संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि जो अनुच्छेद 53 है यानी आर्टिकल 53 है उसके हिसाब से ये संघीय कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो यहाँ जो अनुच्छेद की संख्या है वो गलत दी। इसके बाद 62 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नाम से जो चैप्टर या जो हेडिंग्स है लक्ष्मीकांत में, उसे ध्यान से देखेंगे तो वहां से आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। पॉलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से हल हो जाते हैं। तो ए वाले में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान, ये अनुच्छेद 63 में है। उपराष्ट्रपति का मतलब उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये वाला जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 67 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये 64 यानी 64 में है। और उपराष्ट्रपति की पद की अवधि यानी जो टेन्योर उसका है वो कितना है, मतलब किस अनुच्छेद में है? तो 66वें में है, ऐसे दे रखा है। इसमें से एक सही है, जो सही है उसकी तलाश आपको करनी है। तो ए वाला इसमें सही है। देखिए भारत में उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है, मतलब एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ये बात सही है। लेकिन जो बी, सी और डी है वो गलत है। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना ये अनुच्छेद 64 में कहा गया है, न कि 67 में। और सी वाला जो आप देख रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये अनुच्छेद 66 में प्रावधान है, और जबकि इसकी जो पदावधि है वो 67 में प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो अनुच्छेद है उन्हें क्रम से देख लीजिएगा। इसके बाद 63 को देख लीजिए। 63 में ये कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और मिजोरम और अरुणाचल को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट थे ये आपको बताना है और कब के थे। तो 33वां संविधान संशोधन 1974 और 28वां 1972, इसी प्रकार से 34वां 1974 और 26वां 1971, 35वां 1974 और 25वां 1971, 36वां और 27वां, इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ जो दिया है मतलब प्रश्न दिया है उसको देख लीजिए, कौन सा इसमें से आपका सही होगा। देखिए इसका जो डी वाला है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, यही वाला जो ऑप्शन इसका डी वाला है वो सही होगा।
यहाँ दो चीजें पूछी गई थी तो दोनों यहाँ पर सही बैठती हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। ये 63वां था। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 यहाँ किन चीजों के प्रावधान के लिए जाना जाता है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा और मिजोरम और अरुणाचल को ये संघ शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया, इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें 64वें नंबर का संविधान के भाग दिए हैं और उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं और विषय हैं वो दिए हुए हैं। तो भाग 10 में मूल अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 11 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, अनुच्छेद 368 है ये। भाग 20 जो है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 क तक ये फैला हुआ है। और भाग 3 जो है इसमें राज्य और संघ के बीच में विधायी संबंध जो है उनका वर्णन है और अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक इसका विस्तार है। तो सब तो सही नहीं हो सकते, आप विकल्प देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें से सही कौन सा है देखकर बताइए। तो 64 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। इसमें असल में आपको क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ अगर सही विकल्प का चयन करना होता कि पहले से मैच कौन सा है तो यहाँ गड़बड़ हो जाता, इसलिए इस लिस्ट को मेल कराना है आपको। ये दो लिस्ट दी हुई है तो इसमें मिलान अगर कीजिएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला होगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला इसके हिसाब से आपको मिलाना पड़ेगा। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क्लॉज का इसका वर्णन जो है ये भाग 10 में है। और भाग 11 यानी दूसरा वाला जो है उसका क्या हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, यानी संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंध, इससे इसका पूरा ताल्लुक है। भाग 20 जो है यानी तीसरा वाला, इसका मैच हो जाएगा दूसरे वाले से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये भाग 20 में है और मूल अधिकारों का वर्णन आप जानते ही हैं कहाँ पर किया गया है, भाग 3 में। ये कुछ चीजें हैं तो इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे और इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद 65 को देखते हैं, कौन सा सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1960 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। भगवान दास को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और ये एक दार्शनिक थे, ऐसे दिया हुआ है। और गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप बताइए गलत कौन सा है? 3 सही है और 1 गलत है। तो 65 का जो पहला वाला है वही गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1960 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये वाला स्टेटमेंट इसमें क्या है? सही नहीं है। और जो सही नहीं है वही हमें खोजना था। तो सही क्या है? सही जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 66 यहाँ पर विजय घाट किसकी कौन सी समाधि है ये आपको बताना है। तो विजय घाट कर्मभूमि, चैत्यभूमि, नारायण घाट, कहाँ पर उसकी लोकेशन है ये भी बताया गया है। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है और मुंबई में इसकी लोकेशन है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा पूर्व राष्ट्रपति, इनकी समाधि है, दिल्ली में स्थित है। चैत्यभूमि भीमराव अम्बेडकर की समाधि है, दिल्ली में है। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की समाधि है, मुंबई में है। आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? 66वां। तो 66वें का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। कर्मभूमि ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि है और ये दिल्ली में है, ये सही है, पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ये वाला इसमें सही है और बाकी जितने हैं वो क्या है? गलत हैं। इसमें अगर ध्यान से देखिए तो विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है और ये मुंबई में क्या कर रही है? ये दिल्ली में है, ठीक है। चैत्यभूमि जो है ये भीमराव अम्बेडकर की समाधि है, लेकिन लोकेशन गलत दिया है, यहाँ दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई होगा। और नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा की जो समाधि दिया हुआ है वो भी सही है, लेकिन लोकेशन मुंबई नहीं बल्कि दिल्ली होगी। इस प्रकार से है। अब आगे चलते हैं। यहाँ मुंबई में समाधि है ही नहीं है, दिल्ली में सब कुछ है, तो दिल्ली ध्यान में रखिएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक संपन्न हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यानी ब्रिटेन की संसद में। और 11 दिसंबर 1946 को HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। और संविधान दिवस जो है वो हर वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ चीजें तो साफ साफ झूठ बोल रही हैं और यहाँ जो झूठ बोल रहा है वही आपको पकड़ना है। तो 67 को आप देख लीजिए, इसमें जो संविधान दिवस की तारीख दी है वो साफ साफ गलत है, आप भी जानते हैं। तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सही वही है आपका। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, बाकी सब सही है इसमें। 68 को देखिए, कितने राज्यों में अभी तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है। और संविधान की किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय 4 जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ये कौन सी अनुसूची है ये आपको बताना है। मतलब यहाँ पे राज्यों की संख्या और अनुसूची दोनों आपको बतानी है। तो 11 राज्य 5वीं अनुसूची, 10 राज्य 8वीं अनुसूची, 12 राज्य 6वीं अनुसूची और 11 राज्य 9वीं अनुसूची। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा? तो 68 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 राज्य और 6वीं अनुसूची। यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 69 को देखिए। दबाव समूह शब्द की उत्पत्ति, ये जो प्रेशर ग्रुप होता है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मतलब किस देश से हुई है वो आपको बताना है। और नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है और नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। अच्छा खासा प्रश्न है, मतलब एक प्रश्न में 2, 3 या 4 प्रश्न बनते हैं। फिलहाल इसमें अमेरिका से आया हुआ दबाव समूह शब्द है, पुस्तक तथा 6 जनवरी, मतलब इसमें ये कहा गया है कि 6 जनवरी 2013 PA संगमा, मतलब ये नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले पूछा था। तो चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। और इसका स्थापना वर्ष जो है या स्थापना का जो समय है वो 6 जनवरी 2013। संस्थापनकर्ता का नाम दिया हुआ है PA संगमा। इसी प्रकार से फ्रांस
पुस्तक ये चुनाव चिन्ह है, और 6 फरवरी 2011 पीए संगमा। इसी प्रकार से ब्रिटेन पुस्तक 6 जून 2012। तो पुस्तक तो चुनाव चिन्ह है ही है, उसके अलावा आप संस्थापक देखिए, स्थापना वर्ष देखिए, और कहाँ से दबाव समूह जो शब्द है वो आया हुआ है उसको देखिए। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। 69 का जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। अमेरिका से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, प्रेशर ग्रुप। तो इसमें अमेरिका से भी आप पकड़ सकते थे, हालांकि और चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो पुस्तक जो है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह है। स्थापना कब होती है? 6 जनवरी 2013 को, और पीए संगमा के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। 70 नंबर का जो क्वेश्चन है उसे आप देखिए तो इसमें कथन दिया है और कारण दिया है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हैं। इसके अलावा कारण दिया हुआ है इसका, मतलब 2 भागों में बांटने का क्या कारण है? तो गरीबी और बेरोजगारी तथा मौद्रिक नीति व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं। मतलब यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दोनों में कौन कौन से घटक समावेशित होते हैं, इस प्रकार से ये कह रहा है। तो इसका मंतव्य समझिए और बताइए कि इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। मतलब कथन की कारण ठीक प्रकार विवेचना करता है या नहीं कर पाता है, ये आपको देखना है। तो 70वें नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, इसमें पूरे प्रश्न का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मतलब ए वाला सही है लेकिन आर वाला इसमें गलत है। ए सही है कि अर्थशास्त्र के 2 हिस्से हैं, तो जग जाहिर बात है, मतलब माइक्रो और मैक्रो अर्थात व्यष्टि और समष्टि। लेकिन जो कारण दिया है वो खुद स्टेटमेंट ही गलत है, तो वो व्याख्या क्या करेगा? इसमें यह कहा गया है कि गरीबी और बेरोजगारी मौद्रिक नीति व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं, जबकि सही बात क्या है? गरीबी, बेरोजगारी तथा मौद्रिक नीति ये समष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं। मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सब आते हैं। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हुआ? इसका जो सी वाला आंसर है वो होगा। मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 में कहा गया है कि द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक के ऑथर कौन है, राइटर कौन है, आपको बताना है। अल्फ्रेड मार्शल है, या स्टैनले जेवोन्स है, या दादा भाई नौरोजी है, या जेएम कीन्स है। इसमें से किसका नाम होगा? 71 तो ये बी वाले हैं, यानी जेवोन्स हैं। ये जेवोन्स कहिए या जेवोन्स कहिए, चाहे जैसे लिखिए, स्टैनले जेवोन्स इनका नाम है, ये बी वाले हैं। इसके बाद 72 में कहा गया कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये पंचवर्षीय योजना यानी जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। किस मॉडल पे आधारित थे, कब से कब तक ये चलते हैं, वो सब दिया हुआ है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये डीआर गाडगिल के मॉडल पर बेस्ड थी 1969 से 1974। अनवरत योजना यानी जो रोलिंग प्लान कहा जाता है वो गुन्नार मॉडल पर आधारित था, 1978 से 1980 तक चलता है। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो पीसी महालनोबिस का जो प्लान था या उनका जो मॉडल था उस पर आधारित था, 1956 से 61 तक। और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो आगत निर्गत मॉडल 1992-1997 इस प्रकार से दिया है। कोई एक इसमें से गलत है, कौन सा गलत है बताइए? तो इसका जो डी वाला है, मतलब 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो कहा है ये आगत निर्गत मॉडल पे नहीं आधारित था, मतलब इसको इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है, तो इस पर ये बेस नहीं करता था, बल्कि ये जो मूलर मॉडल था, मतलब जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल था, उस पर बेस करता था। 1992 से 1997 तक जो 5 साल का समय है उसमें इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये डी वाला जो आंसर है ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसी की तलाश हमको करनी है, बाकी सब इसमें सही है। ठीक है, इसके बाद 73 को देखते हैं। 73 में ये कहा जा रहा है कि समिति और उनके जो कार्य हैं उनको मैच कराइए। तो अर्थशास्त्र से संबंधित जो समितियां हैं उनको बहुत ध्यान से देखना होता है, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पर पार्थ सारथी सोम समिति, और इसके आगे एक चीज इसमें गड़बड़ है, देखिए मिसप्रिंट है, कर नीति में सुधार के लिए। ये सुधार के लिए शब्द जो है ना, मतलब पूरा झुंड है शब्दों का, तो ये इधर रहेगा संबंधित कार्य की तरफ। तो पार्थ सारथी सोम समिति जो है ये कर नीति में सुधार के लिए। उसके बाद एक घोष समिति जो है ये अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए। एलके झा समिति ग्राहक सेवा में सुधार के लिए। और गोई पोरिया जो समिति थी ये बैंकिंग धोखाधड़ी या जो फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए बनाई गई थी। इस प्रकार से है, तो आप इसको मैच करा के देखिए, ये मैच है अथवा नहीं, ये आपको पता करना है। नीचे कोड दिया हुआ है, पूरा प्रश्न आप देख रहे हैं, इसे मैच करेंगे और कौन सा किससे मेल खाएगा देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 73 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसका ए वाला ही सही है। ए का मतलब ये जो पहला चौथा दूसरा तीसरा करके दिया है यही सही है। पहले वाले का पहला होगा सही है, दूसरे वाले का चौथा हो जाएगा। एक घोष समिति सुधार जो है ये बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाई गई थी। और जो तीसरा वाला है इसका दूसरा सही हो जाएगा। और जो गोई पोरिया है इसका संबंध किससे है? ग्राहक सेवा से। इस प्रकार से ये चलेगा। इसके बाद चलते हैं आगे, इसका जो ए वाला आंसर था वो परफेक्ट था। 73 को हमने देखा। इसके बाद 74 को देखिए। 74 में फिर आपको मैचिंग करनी है, यहाँ सही उपम का चयन करना है। तो बैंक है, स्थापना वर्ष और मुख्यालय दिया है, ये SBI है। इसके अलावा निर्यात आयात बैंक है, मतलब ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। और LIC है और राष्ट्रीय आवास बैंक है। इस प्रकार से बैंक है, स्थापना वर्ष दिया है, मुख्यालय दिया है। मैच करके देखिए कौन सा किससे मैच करेगा। 74 इसमें जो विकल्प है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए इसका जो डी वाला है, चौथा दूसरा तीसरा पहला, वही सही होगा। उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे, चौथा दूसरा तीसरा और पहला। तो ये आप लिख लीजिए, इस हिसाब से इसे मिलाया जाएगा। पहले वाले का चौथा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा सही है, तीसरे वाले का तीसरा सही है, और जो चौथा वाला है इसका पहला हो जाएगा। यानी राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988, और ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्थित है। आगे चलते हैं। 75 को देखिए, कथन ए दिया है और कारण दिया है उसका। तो लघु वित्त बैंक अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता वाला क्षेत्र
इसको प्रदान करते हैं, मतलब उसका जो 75% हिस्सा है वो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान करता है। और कारण क्या है? लघु वित्त बैंक जो है यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आरबीआई के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है या की गई है उसका पालन करता है, उसी के हिसाब से ये काम करता है। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है, मतलब कथन की कारण ठीक ठाक व्याख्या करता है अथवा नहीं करता है। तो 75 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ए का मतलब ये है कि ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की यहाँ पर सही व्याख्या करेगा या नहीं करेगा? बताइए। सही व्याख्या करेगा, क्योंकि जब आरबीआई किसी बैंक को कहेगा तभी तो वो कुछ काम करेगा। मतलब गाइडलाइन अंतिम रूप से किसकी होती है? आरबीआई की होती है। तो ये जो 75% प्रायोरिटी देने की बात कही जा रही है, ये आरबीआई का निर्देश होता है और उसी के हिसाब से लघु वित्त बैंक जो है ये काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला होगा, माफ कीजिएगा ए वाला होगा। मतलब ये सही स्पष्टीकरण देता है, इसका जो ए वाला है वो करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे चलते हैं 76 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित प्रत्यक्ष कर, निगम कर और व्यय कर होते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो सीमा शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर होते हैं। राज्य सरकार के द्वारा जो प्रत्यक्ष कर आरोपित किया जाता है वो उपहार कर और संपत्ति कर होता है, और जो अप्रत्यक्ष कर राज्य के द्वारा आरोपित किया जाता है वो विज्ञापन कर और बिक्री कर होता है। तो आप बताइए गलत कौन सा है? 76 इसका सी वाला जो है वो गलत है। सी वाले का मतलब ये हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा आरोपित जो प्रत्यक्ष कर है वो उपहार कर और संपत्ति कर होते हैं, ये सही नहीं है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा जो आरोपित प्रत्यक्ष कर होते हैं वो उपहार कर और संपत्ति कर नहीं होते हैं, बल्कि ये कुछ और होते हैं। और ये जो कर है ये किसके द्वारा होते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित होते हैं। मतलब उपहार कर और जो संपत्ति कर है ये केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं। तो केंद्र का हिस्सा इसमें कहाँ पर है, राज्य का कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए। 77 को देख लीजिए। इसमें से किस व्यक्ति को भारत में कराधान सुधारों का जनक कहा जाता है? विजय केलकर, चलैया, स्वामीनाथन या महालनोबिस? इसमें से कौन से व्यक्ति होंगे? तो 77 का हो जाएगा राजा चलैया, यानी बी वाला जो इसका है वो सही है। राजा चलैया कमेटी का भी नाम आपने सुना होगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो सुपर 301 दिया है, राजकोषीय नीति दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट दिया है और दृष्टि 2025 दिया हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है बनाने का पर्पज या इसकी लॉन्चिंग का पर्पज? तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंध है, या फिर राज्य केंद्र अथवा मतलब यहाँ सरकार के बारे में कहा जा रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों की आय और व्यय संबंधी रणनीतियां और मुक्त व्यापार में अवरोध, इस प्रकार से सूची में दिया हुआ है। तो इसको आपको मिलान करके बताना है। देख लीजिए, तो इसे अगर आप मिलान कीजिएगा तो इसका जो 78 का करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी वाला, यानी चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। उस हिसाब से इसे मिलाएंगे। मतलब पहले वाले का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। उसी हिसाब से जो दूसरा वाला है उसका तीसरा हो जाएगा। तीसरा वाला जो है यानी आर वाला जो है उसका हो जाएगा, इसमें ध्यान से देखिए, दूसरा वाला। और जो अंतिम वाला है एस वाला उसका पहला हो जाएगा। इस प्रकार से इसे मिलाएंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 79वें नंबर का, इसका डी सही था। 79वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो विश्व बैंक है, ओपेक है, नाफ्टा है और एपेक है। इनका स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इनका जो मुख्यालय है वो दिया हुआ है। तो वाशिंगटन DC USA, 1944, 1960 वियना ऑस्ट्रिया, 1989 सिंगापुर और 1994। इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है, मतलब मिलान करके बताना है कि कौन सा जो कूट है वो सही मिलान करेगा। इसे देख लीजिए। तो इसमें अगर ध्यान से देखा जाए, ये 79 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे थे, इसका मिलान हो जाएगा ए वाले के हिसाब से, यानी पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तो पहला और दूसरा तो पहले से ही मैच है। यहाँ पर चौथा और तीसरा, मतलब ये इसका चौथा हो जाएगा और इसका तीसरा हो जाएगा। इस हिसाब से इसे मिलान करेंगे। इसके बाद 80 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें सही जो ना हो उसकी तलाश आपको करनी है। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन ढाका, बांग्लादेश में आयोजित किया गया 1985 में दिसंबर में, ऐसे दिया हुआ है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग, ये रूस में है, यहाँ पर जून 2007 में आयोजित किया गया था। G20 का जो पहला शिखर सम्मेलन है ये वाशिंगटन DC USA में नवंबर 2008 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और शंघाई सहयोग संगठन जो SCO है, इसका पहला शिखर सम्मेलन ये शंघाई चीन में 2001 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार से लोकेशन दी हुई है, सन दिया हुआ है और सम्मेलन के बारे में कहा गया है। कौन सा गलत है बताइए, यानी 3 सही है इसमें से। तो बी वाला जो है वो गलत है, बी वाला इसका परफेक्ट होगा इसमें से। यहाँ ये कहा गया है कि ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन येकातेरिनबर्ग, रूस, ये जून 2007 में आयोजित किया गया था। स्थान का नाम दिया है रूस में और जून 2007 में इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। सही इसमें क्या होगा, ये जो इसकी लोकेशन दी है वो तो ठीक है, मतलब ये रूस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, लेकिन 16 जून 2009 में, न कि 2007 में। तो जो सन दिया है वो गलत दिया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 81 को देखते हैं। 81 में कहा जा रहा है जोसेफ फूरियर ने कब हरित गृह प्रभाव या जो हरित गैस प्रभाव होते हैं उनकी संकल्पना को प्रस्तुत किया था, और हरित गृह गैस प्रभाव में वृद्धि के क्या कारण है। तो फूरियर की ये संकल्पना थी ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली। तो इसको आपको बताना है कब इन्होंने दिया था और उसके साथ साथ प्रभाव में वृद्धि का कारण क्या होता है, कौन सी ऐसी गैस होती है जो कि सबसे ज्यादा इसमें सपोर्ट करती है। देख लीजिए 81, तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, 1824, ये आप देख रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो कि अपने अंदर सूर्य के रेडिएशन को ज़्यादा अधिक मात्रा में धारण करके रखने की क्षमता रखती है। तो सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, जब पृथ्वी उनको वापस करने लगती है तो ये बीच में रोड़ा बन जाती है। ये कुछ मात्रा में या भारी मात्रा में जो पार्थिव विकिरण होता है उसको सोख लेती है और आसपास के वातावरण को गर्म बनाने लगती है। तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने लगती है। इसके बाद चलते हैं आगे, 82 को देखते हैं।
82 में सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। अब हम लोग इन्वायरमेंट की तरफ रुक कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को देखा है और इकोनॉमी को भी देख लिया है। फिलहाल इन्वायरमेंट में देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है रामसर सम्मेलन, वेटलैंड डे, इसके अलावा सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि भारत में और चिल्का झील ओडिशा, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको आपको सूची 2 से मिलान करना है। 2 फरवरी आर्द्र नम भूमि संरक्षण, 1 अक्टूबर 1981 रामसर सूची में शामिल हुआ और गुजरात, इस प्रकार से लोकेशन दी हुई है। तो इसका ए वाला ही सही है। इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा इसके हिसाब से इसे मिलाएंगे। रामसर सम्मेलन जो है इसका संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। और वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, ये आप जानते ही हैं। अब यहाँ पे आर और एस को कैसे मिलाएंगे? तो इसका हो जाएगा चौथा और इसका हो जाएगा तीसरा। यानी सबसे बड़ी अंतर्देशीय जो लवणीय आर्द्र भूमि है वो भारत में कहाँ पर है? गुजरात में है। और चिल्का झील ओडिशा की ये 1 अक्टूबर 1981 को रामसर की जो लिस्ट है उसमें शामिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां होती हैं उसको इसमें स्थान दिया जाता है। इसके बाद 83वें नंबर का उससे जुड़ा हुआ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। तो उसमें उन्हीं आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जिन्हें कि नुकसान पहुंचने की या तो संभावना हो या वर्तमान में नुकसान पहुंच रहा हो मनुष्य की गतिविधियों के द्वारा। यहाँ 83वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा गया है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दोमट मिट्टी जो लोम सॉइल होती है ये पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है, ऐसे कहा गया है। चूना मिट्टी जो होती है यानी लाइम सॉइल जो होती है, इस मिट्टी में उगने वाले पौधों को कैल्सिकोल्स कहा जाता है, ऐसे दे रखा है। ह्यूमस मिट्टी जो होती है मतलब मृदा होती है, उसमें कार्बनिक पदार्थों की प्रधानता होती है लेकिन जल धारण की क्षमता उसकी काफ़ी खराब होती है। और सेलाइन एल्कलाई जो मिट्टी होती है इसमें उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद यानी लवण से उपजे हुए हेलोफाइट्स कहा जाता है। और इनमें NaCl की जो अधिकता है वो पाई जाती है। NaCl का मतलब यहाँ पे इतना ये दुरूह रूप में दे दिया है, ये नमक से तात्पर्य इस प्रकार से होगा। सोडियम और क्लोरीन, तो ये NaCl बन जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड की उसमें एक्सेस होती है। अब आप बताइए इसमें से गलत कौन सा है? जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। देखिए जो सी वाला है वो गलत है, इसमें बाकी सब तो सही है। सी वाले में ये कहा है कि जो ह्यूमस सॉइल होती है उसमें ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की क्वांटिटी काफ़ी हाई लेवल की होती है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसमें अच्छी नहीं होती। जबकि आप देखिए तो इसमें कार्बनिक पदार्थों की तो बहुतायत होती ही है, इसीलिए ये ह्यूमस होती है, लेकिन इसमें जल धारण की भी क्षमता काफ़ी अच्छी खासी होती है। और यहाँ दिया है कि वो पुअर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सी वाला है वो सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 में कहा जा रहा है कि ओजोन डिप्लेटिंग जो सबस्टेंसेस हैं उनके नाम दिए हैं और उनके यूजेस दिए हुए हैं कि कहाँ पर उनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें मैच कराना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मिथाइल क्लोरोफार्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके अलावा हेलॉन्स है। तो यहाँ उपयोग के तौर पर दिया है स्याही में, इस प्रकार का मतलब इंक वाले जो प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं मतलब अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, सफाई विलायकों में इस्तेमाल किया जाता है, या विस्फोटक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, विस्फोटक सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा किससे मैच करेगा ये आपको देखना है। 84 तो 84 का सी वाला हो जाएगा। तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा इसी हिसाब से इसे मिलाएंगे तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका सही होगा। मतलब पहले वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का पहला हो जाएगा और जो तीसरा वाला है उसका दूसरा हो जाएगा, जबकि चौथा वाला पहले से ही मैच है। इस प्रकार से इसे मैचिंग कराएंगे। ये सभी क्या है? ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। 85 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिए। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी यौगिकों के स्रोत और संबंधित विकल्प का आपको चयन करना है। तो एसिडिक गैस और उसके अलावा जो नेचुरल सोर्सेज हैं या मतलब मानव निर्मित सोर्सेज हैं वो आपको इसमें देखने हैं। तो नाइट्रोजन है, आकाशीय विद्युत और जैविक गतिविधियों से होती है। सल्फर जो है वो जीवाश्म के जलने से या वनोन्मूलन से होती है। मीथेन जो है वो धान के खेत और कोयला खनन से निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड सागर और ज्वालामुखी उद्गार इत्यादि से उत्पन्न होती है। तो आप बताइए कौन सा किससे मैच करेगा? यहाँ नीचे मैचिंग भी दी हुई है। ये आपका 85 नंबर का क्वेश्चन था, इसका बी हो जाएगा। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा उसी हिसाब से इसे मिलाएंगे। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा, मतलब पहले वाले का पहला सही है, दूसरे वाले का चौथा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जो तीसरा वाला है वो तीसरे से मैच करेगा और जो चौथा वाला है इसका दूसरा हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैच करेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 86वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि कार्बोनेट खनिजों से कैल्शियम कार्बोनेट के अलग और निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपवहन कहा जाता है, उपरिमुखी संचालन कहा जाता है, अलवणीकरण कहा जाता है या विकल्सीकरण कहा जाता है। 86 तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्सीकरण, यानी जो डी वाला है वो सही है। इसमें डी वाला इसका ऑप्शन होगा। 87 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। संगठन और स्थापना वर्ष दिया है तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इनका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया हुआ है तो इसे मैच कराना है आपको। देख लीजिए कौन सा किससे मैच करेगा। नीचे विकल्प दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब ये हुआ 88वें को आप देख रहे थे, माफ कीजिएगा 87वें को आप देख रहे थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, इस हिसाब से इसे मिलाएंगे। ए वाले के हिसाब से इसे मिला लीजिए। पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, तो ये पहले वाले से हो जाएगा, ये वाला आपका तीसरे वाले से हो जाएगा, ये वाला चौथे वाले से हो जाएगा और चौथा वाला जो है ये दूसरे से मैच कर जाएगा। ये इनका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर दिया है तो इससे प्रश्न बन सकता है। इसके बाद 88, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय सोलर मिशन ये जल शक्ति मंत्रालय का है, राष्ट्रीय जल मिशन ये शहरी आवास
जो कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है। और राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें से सही कौन सा है? 88। इसका जो सी वाला है वही सही है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का है। ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है यही परफेक्ट है। बाकी सब इसमें क्या है? गलत है। राष्ट्रीय सोलर मिशन जो है ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का अपना मिशन है। और उसके अलावा जल मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय का है। और सतत पर्यावास मिशन जो है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय का है। तो इस हिसाब से इनके मंत्रालयों को भी जानते रहिए। इसके बाद 89 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में माइक स्थल से संबंधित सही युग्म का चयन कीजिए। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी का कार्यक्रम। माइक का मतलब यहाँ पे क्या है? हाथियों की अवैध हत्या का जो निगरानी का कार्यक्रम होता है उससे संबंध इसका है। तो माइक स्थल देमाली या देवमाली, इसके अलावा वायनाड, चिरांगरिपु और शिवालिक संबंधित राज्यों के नाम दिए हैं। तो मैच कराना है आपको। मैच करा के देखिए कि ये 89 नंबर का प्रश्न जो है ये कहता क्या है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा इसके हिसाब से इसे मिलाएंगे। यानी पहले इसको मिलाएंगे तो ये पहले से ही मैच था, मतलब इसका पहला हो जाएगा। उसके अलावा वायनाड का केरल होता है, आप जानते ही हैं। तीसरा वाला जो है ये पहले से ही मैच है और ये वाला जो है ये दूसरे से मैच करेगा। इस हिसाब से इसे माइक केंद्रों के तौर पे मिला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। सूची 1 और सूची 2 से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इसमें सूची 1 में टाइगर रिजर्व के नाम दिए हैं और सूची 2 में जो संबंधित राज्य हैं उनके नाम दिए हुए हैं। बुक्सा टाइगर रिजर्व है, कवाल टाइगर रिजर्व है, सरिस्का है और नागरहोले है। राज्य का नाम आप देख लीजिए कौन सा किससे मेल खाएगा। तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 90 नंबर का क्वेश्चन है, डी वाला। डी का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, और उसी के हिसाब से इसे मैच कराएंगे। पहले वाले का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बुक्सा का, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दूसरा वाला यानी कवाल जो है इसका दूसरा ही सही है, तेलंगाना। उसके बाद जो तीसरा वाला है सरिस्का, आप भी जानते हैं राजस्थान में है, और नागरहोले कर्नाटक में है। इस प्रकार से ये टाइगर रिजर्व मैच कर जाएंगे। इसके बाद 91 को देखते हैं। 91 में ये कहा गया है कि सही मिलान करिए, मतलब यहाँ भी मिलान ही करना है। तो बायोस्फीयर रिजर्व दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश, दिहांग दिबांग मेघालय, शेषांचलम बायोस्फीयर असम, इसके अलावा मानस बायोस्फीयर ये आपका आंध्र में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये मैच नहीं है, इसको आपको मैच करके देखना है। बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। विकल्प आप देख रहे हैं, डी वाला भी देख लीजिए। देखिए इसका जो 91 वाला है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा, और उसी के हिसाब से इसको मिलाएंगे। इसमें पहले वाले का क्या हो जाएगा? नोकरेक का मेघालय हो जाएगा, और दिहांग दिबांग जो है इसका अरुणाचल हो जाएगा। शेषांचलम जो है ये आप भी जानते हैं आंध्र में है, और मानस जो है वो असम में है। इस हिसाब से ये क्रॉस वाले में मिलेंगे। इसके बाद 92 को देखते हैं। 92 में ये कहा गया है कि कौन सा गलत है, जो सही ना हो उसका चयन आपको करना है। तो कृष्णा समुद्री संरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश 1989, फुदाम समुद्री संरक्षित क्षेत्र दमनदीप 1991, गहीरमाथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र मिजोरम 1997 और सजना खाली समुद्री संरक्षित क्षेत्र पश्चिम बंगाल 1976। कौन सा इसमें से गलत है वो आपको चुनना है। तो इसमें अगर आप देखिए तो इसका जो सी वाला है वो गलत है। गहीरमाथा समुद्री संरक्षित क्षेत्र जो है ये मिजोरम दे रखा है, जबकि आप जानते हैं कि ये ऑलिव रिडले कछुए का क्षेत्र है, और ये आपका कहाँ पर है? ओडिशा में है। यहाँ मिजोरम नहीं होगा। बाकी स्थापना वर्ष जो है वो ठीक दिया है। तो सी वाला इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 93 को देख लीजिए। इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट 2019, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अक्टूबर 2019 में कंवर सेन जाली का निधन हो गया, और यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? मतलब दो प्रश्न यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो दोनों को देख लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन और पत्रकार। मतलब ये जो कंवर सेन जाली थे ये क्या थे? ये पत्रकार थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन ये फ्रांस में है। तो इसके द्वारा इंडो फ्रेंच नॉलेज समिट 2019 का आयोजन किया गया। ये बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 94 को देख लीजिए। थिएटर फेस्टिवल मोहन राकेश नाट्य एवं सम्मान समारोह, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? और राजा राममोहन राय पुरस्कार 2019 ये किसे दिया गया है? दो चीजें इसमें पूछी गई है। तो प्रयागराज गुलाब कोठारी, इसी प्रकार से दिल्ली गीता शर्मा, और फिर स्थान का नाम बदल के इन्हीं लोगों का नाम रिपीट किया है। तो बताइए कौन सा होगा? 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली और गुलाब कोठारी। मतलब ये थिएटर फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? तो दिल्ली। और किसे दिया गया ये राजा राममोहन राय पुरस्कार? तो ये गुलाब कोठारी को दिया गया। इसके बाद 95 में कहा गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा क्वाड देशों के लिए पहले आतंकरोधी अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है, और इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया है, कब किया गया है, वो तारीख दे रखी है 19 नवंबर 2019। थोड़ा पीछे का भी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब लगभग 1.5 साल का या 2 साल का अगर आप करंट अफेयर कवर करते हैं तब जाकर आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ 12 महीने का करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं और उतने से आपका काम चल जाता है, तो ये संभव नहीं है। आप यूपीएससी का जो पैटर्न देख रहे हैं, यूपीपीसीएस, उसमें कहीं भी पीछे रहने वाला नहीं। फिलहाल अब इसमें जरा विकल्प देख लीजिए। तो नई दिल्ली तथा सिटी टीटीएक्स, इसी प्रकार से यहाँ पे लखनऊ और आईटीएक्स। इसके बाद नीचे आप देख लीजिए, ये अभ्यास का नाम है। ये जो आप देख रहे हैं ये अभ्यास का नाम है। नई दिल्ली ये जगह का नाम दे रखा है, मतलब कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो 95 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये ए वाला है, नई दिल्ली सिटी टीटीएक्स। क्वाड देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 देश होंगे। तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ये आपने पीछे भी क्वाड के संबंध में देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, यानी नई दिल्ली सिटी टीटीएक्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य में आयुष मंत्रालय के द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका थीम क्या था? 15 से 16 नवंबर 2019 की ये बात है, पीछे की। तो यहाँ दिया है गुजरात, कहाँ पर किया गया, और योग फॉर बॉडी केयर, योग फॉर हार्ट केयर कर्नाटक, योग फॉर वेट लॉस आंध्र प्रदेश और योग फॉर इम्यूनिटी केरल। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो 96 का हो जाएगा बी, यानी कर्नाटक योग फॉर हार्ट केयर। अगर ये कोरोना काल में हुआ होता तो यहाँ पे इम्यूनिटी की बात की जाती, लेकिन अभी ये हार्ट केयर की बात कर रहे हैं, पीछे की बात। 96 का बी हो जाएगा। इसके बाद 97 को देख लीजिए, अंकटाड के बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आपको बताना है। तो नीदरलैंड 78वां स्थान, स्विट्जरलैंड 77, नीदरलैंड 73, स्विट्जरलैंड 74। इसमें से रैंकिंग और स्थान मतलब देश का नाम आपको बताना है। तो भारत की रैंकिंग और कौन सा देश फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, ये था कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। नीदरलैंड इसमें फर्स्ट पोजीशन पे था और भारत का 73वां स्थान था। तो इसका जो सी वाला आंसर है वो सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 98 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना किसानों की सुविधा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। ये 14 नवंबर 2019 की बात है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। ये एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है और राज्य का नाम बताना है। 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ई गन्ना एप्लीकेशन और उत्तर प्रदेश, ये इसमें सही पेयर होगा। इसके बाद 99 को देख लीजिए, किस राज्य की सरकार ने वन विभाग मतलब किस राज्य की सरकार के वन विभाग ने संघर्ष की स्थितियों से बचने के लिए जंगलों में 15 एंटी डिप्रेशन स्क्वाड शुरू किए। 7 दिसंबर 2019 का ये है। तो मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड या असम, कौन सा होगा? 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये असम की पहल है, असम राज्य के द्वारा ऐसा किया गया है। इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 100 को देखिए, तो 100 में कहा गया है कि स्विस बैंक जूलियस बायर के द्वारा किए गए अध्ययन के हिसाब से लग्जरी वस्तुओं के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है और इस सूची में भारत के मुंबई शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये 17 जनवरी 2020 का डाटा है। तो आप बताइए, शंघाई 29वां, इसके बाद हांगकांग 28वां, इसके साथ साथ ये दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है ये बताना है आपको। देख लीजिए, इसमें से हांगकांग और शंघाई दिया है और इसके अलावा रैंकिंग दी हुई है। तो 100 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका बी वाला हो जाएगा, हांगकांग और 28वां स्थान। मतलब मुंबई को टोटल जो वर्ल्ड लेवल पे रैंक प्राप्त हुई है वो 28 है और ऐसे पूरे दुनिया स्तर पर देखा जाए तो सबसे महंगा लग्जरी वस्तुओं वाला जो स्थान है या शहर है वो हांगकांग है। इसके बाद 101वें नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा प्रमाणित किया गया देश का पहला ईट राइट रेलवे स्टेशन कौन सा है। कानपुर सेंट्रल है या मुंबई सेंट्रल है, अहमदाबाद सेंट्रल है या वाराणसी सेंट्रल है, इसमें से कौन सा रेलवे स्टेशन आपका है ये आपको बताना है। तो इसका बी हो जाएगा, ये मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जिसे कि यहाँ पे इस तौर पे ईट राइट रेलवे स्टेशन के तौर पे घोषित किया गया है। इसके बाद 102 को देखिए, 102 नंबर का जो ये प्रश्न है इसको देखकर बताइए, इसमें से कृषि मंथन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है ये पूछा गया है, पहला प्रश्न। और सिंधी लेखक वासुदेव मोही को किस पुरस्कार के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है, 17 जनवरी 2020 ये डाटा है। तो गुजरात मतलब अहमदाबाद गुजरात का चेकबुक, इसके अलावा मध्य प्रदेश भोपाल दैट वन मूवमेंट, इसके साथ साथ चंडीगढ़ पंजाब सिंधी और दिसपुर असम कागज की नाव, इसमें से कौन सा होगा। मतलब पुस्तक का नाम दिया है और आयोजन कहाँ पर किया गया वो लोकेशन दी हुई है। तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें ए वाला, यानी गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में ये आयोजित हुआ था और चेकबुक नाम की जो पुस्तक थी उसके लिए दिया गया है ये सरस्वती सम्मान। इसके बाद 103 को देखिए, हवा से हवा पर मार करने वाली जो स्वदेशी मिसाइल है इसका नाम है खगानतक। इसका अनावरण डिफेंस एक्सपो या डेफ एक्सपो जो 2020 वाला था उसमें किया गया। इस मिसाइल को किस संस्था ने विकसित किया है और किस राज्य सरकार ने हाल ही में हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर होप नाम का जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। 8 फरवरी 2020 ये डाटा है। तो यहाँ इसरो के द्वारा इसको बनाया गया है खगानतक को, या बार्क के द्वारा या DRDO के द्वारा या JRS डायनेमिक्स के द्वारा, और यहाँ राज्य का नाम दिया है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो पेयर है वो सही होगा। देखिए ये वाला जो है ये JSR डायनेमिक्स के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो खगानतक नाम की मिसाइल है यहाँ DRDO नहीं होगा, आप DRDO के चक्कर में मत रहिएगा। और उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये जो हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर नाम का ये होप वाला पोर्टल है, मतलब ये एक तरह का एप्लीकेशन टाइप का ऑनलाइन पोर्टल है, तो इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, 104 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखिएगा, सोहराई खोवर पेंटिंग, ये एक पेंटिंग कला है, इसको GI टैग मिला है, लेकिन किस राज्य को इसके संग सोबत में मिला हुआ है ये बताइए। ये राज्य कौन सा है और जिला कौन सा है, दोनों चीज। तो कर्नाटक कोप्पल जिला, आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिला, झारखंड हजारीबाग और तमिलनाडु कांचीपुरम, कौन सा होगा इसमें से। तो 104 का हो जाएगा झारखंड हजारीबाग, सी वाला जो इसका है वो सही होगा। सोहराई खोवर पेंटिंग, तो GI टैग जिन जिन चीज़ों को मिला हुआ है अभी लेटेस्ट 2 साल का, उन्हें याद रखिएगा। इसके बाद 105 को देख लीजिए। 105 में कहा गया है कि हाल ही में तेलंगाना के किस उत्पाद को GI टैग प्राप्त किया गया है या प्रदान किया गया है, और हाल ही में विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो चंदेरी साड़ी को GI टैग मिला है, और इसके बाद 16 मई ये जो माप विज्ञान दिवस है इसको मनाया गया, या वारंगल की दरी है, या तेलिया रुमाल है, या अरकू काफ़ी है, और तारीखें आप देख रहे हैं।
तो 105 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तेलिया रुमाल और 20 मई। ये जो तारीख और नाम दिया है ये सही है, तेलंगाना का तेलिया रुमाल, और ये जो विश्व माप विज्ञान दिवस है इसकी तारीख है 20 मई। इसके बाद 106 को देखिए, 106 में कहा जा रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पक्षियों की 2 नई प्रजातियां रेड थ्रोटेड थ्रश और प्लम बेयर प्लम्बस वाटर रेड स्टार्ट ये पाई गई हैं। मतलब किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में इनकी खोज हुई है ये आपको बताना है। फरवरी 2020 का है, तो किस राज्य में हुई है बताइए। 106 ये लद्दाख में हुई है, मतलब पहले तो ये जम्मू कश्मीर था लेकिन अभी बन गया लद्दाख, तो लद्दाख में हुई है। इसके बाद चलते हैं आगे, 107 को देखते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है ये आपको बताना है, और इसका इस बार का थीम क्या था, यानी 2020 का। तो यहाँ देख लीजिए विकल्प, इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसमें से आपका हो जाएगा 15 मार्च, और इसका जो थीम था वो था सतत उपभोक्ता। इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही होगा, सस्टेनेबल कंज्यूमर, ये इसका थीम था। इसके बाद 108वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इंडिया फार्मा 2020 और इंडिया मेडिकल डिवाइस 2020 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस राज्य में किया गया है ये आपको बताना है। सम्मेलन की जो रेंज है वो दी हुई है 5 से 7 मार्च 2020। यहाँ राज्य का नाम और संस्करण का नाम आपको बताना है। देख लीजिए 108वें नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा डी वाला, गुजरात गांधीनगर, और ये 5वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय, ये जो है इसने एजुकेशन फॉर जस्टिस पहल के तहत किस देश में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किया है। 24 अप्रैल 2020 की बात है। अमेरिका, भारत, रूस और चीन, इसमें से कौन सा देश है। तो 109वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें हो जाएगा भारत। ये भारत की पहल है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद 110, इसमें यह कहा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं के वितरण के लिए ई पास जारी करने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन प्रज्ञाम ये लॉन्च किया है, और द ईकबॉग ये पुस्तक किसने लिखी है। 2 अलग अलग प्रश्न इसमें है, दोनों को आपको बताना है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका है वो हो जाएगा सी वाला, यानी झारखंड, ये राज्य है झारखंड, और इस पुस्तक को लिखने वाली जो लेखिका है वो जेके रोलिंग है, हैरी पॉटर वाली। ठीक है, तो इसका जो सी वाला है वो सही है, जेके रोलिंग। ये हैरी पॉटर का नाम आपको याद होगा, उपन्यास की जो सीरीज थी। इसके बाद चलते हैं आगे, 111वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त वेद मारवाह का निधन हो गया है, और उन्होंने किन 3 राज्यों में राज्यपाल के रूप में काम किया है ये आपको बताना है। तो 6 जून 2020 की ये बात है। मिजोरम यहाँ दिया हुआ है, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड। इसके बाद असम, मणिपुर और मिजोरम। इसी प्रकार से अन्य विकल्प भी हैं, तो इसमें से कौन सा होगा देख लीजिए। इसमें अगर देखा जाए 111वें को, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम, मणिपुर और झारखंड, यानी जो इसका ए वाला है वही सही है, ये वाला इसका सही है। इसके बाद 112वें में कहा गया है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है, तारीख आपको बतानी है, और खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है ये भी आपको बताना है। तो 5 जून, 7 जून। इसके अलावा यहाँ पे WFP और FCI और FFO इस प्रकार से संस्थाओं के नाम दिए। तो बताइए कौन सा इसमें से पेयर सही होगा। देखिए 7 जून को मनाया गया, और FSSAI जिसे कि आप फसाई कहते हैं, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये वाला जो है संगठन, इसके द्वारा इसे जारी किया गया। तो इसका जो विकल्प है वो कौन सा होगा, डी वाला होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, 113वें नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। 88 वर्षों बाद उत्तराखंड के किस जिले में 194 मिलीमीटर पंखों वाली भारत की सबसे बड़ी तितली मादा गोल्डन बर्ड विंग ये पाई गई। ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, तो नाम भी याद रखिएगा। कहाँ पर पाई गई है, गढ़वाल, टिहरी वाला क्षेत्र, पिथौरागढ़, चमोली या चंपावत। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पिथौरागढ़, बी वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 114, इसमें यह कहा गया है कि भारत में पहली बार किस देश को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के रेड्डीपालेम के सूखी मिर्च का निर्यात रेल मार्ग के द्वारा किया गया है। लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करने के लिए किस संस्था ने सोडार नाम का जो ऐप है उसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है म्यांमार और व्हाट्सएप, भूटान और स्नैपचैट, या नेपाल फेसबुक, बांग्लादेश गूगल। इसमें से कौन सा पेयर सही होगा। तो 114वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश तथा गूगल। बांग्लादेश को ये हरी जो लाल मिर्च है इसका मतलब सूखी मिर्च है उसका निर्यात किया गया है, और ये गूगल है जिसके द्वारा ये एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसके बाद 115, किस मंत्रालय के द्वारा कूर्म मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, और यह मोबाइल ऐप किस जीव के संरक्षण से संबंधित है। तो जीव का नाम आपने पीछे ही देख लिया था, अब ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है ये आपको देखना है। तो ये कछुआ संरक्षण से संबंधित है, और इसी से यहाँ पे सही विकल्प आपको मिल जाएगा। कूर्म का मतलब होता है कछुआ। इसके बाद आगे देखते हैं 116वां। यहाँ पर बेंजामिन उकम्पा या कापा जो है ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका देहांत हो गया है। ये किस देश से संबंधित है आपको बताना है, और वर्तमान में इनका स्थान किसने लिया है ये भी आपको बताना है। तो ये तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, और इनका स्थान लेने वाले व्यक्ति का नाम जॉन मैगुफुली है, या ये केन्या के थे और जकाया कुवैत के द्वारा इनका स्थान लिया गया है। इजराइल के थे, रूवेन रिवलिन के द्वारा इनका स्थान लिया गया है, या ब्राजील के थे और जेयर बोल्सोनारो के द्वारा इनका स्थान लिया गया है। इसमें से कौन सा होगा। तो 116वां जो है इसका ए वाला ही सही है, तंजानिया और जॉन मैगुफुली ये जो है इनका स्थान लेते हैं। मतलब ये बेंजामिन जो थे ये कहाँ के थे, तंजानिया के थे, और अब इनकी जगह किसने ली है, जॉन मैगुफुली ने ली। इसके बाद 117वें में ये कहा जा रहा है कि पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा उड़ीसा में किस नदी के बीच में डूबा हुआ 500 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है। हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण की शुरुआत किस राज्य में की गई है। 2 प्रश्न इसमें पूछे गए, तो यहाँ राज्य और नदी का नाम आपको बताना है। देख लीजिए 117,
यहाँ महानदी होगा और तेलंगाना होगा। ये जो डूबा हुआ पुराना मंदिर खोजा गया है ये महानदी में डूबा हुआ था। और जो छठवां यहाँ पे हरित हरम कार्यक्रम है, मतलब इसका छठवां चरण है, ये तेलंगाना में शुरू होता है। इसके बाद 118वां, किस संस्था के द्वारा हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है और किस राज्य ने ऑनलाइन सहायता पर एट वन क्लिक की शुरुआत की है। प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं तो ये पीछे का प्रश्न है। यहाँ नाबार्ड और महाराष्ट्र दिया है, नीति आयोग और गुजरात दिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक दिया है और एमपी दिया है, और कृषि मंत्रालय है और केरल है। इसमें से कौन सा पेयर होगा? तो बी वाला हो जाएगा, यानी नीति आयोग तथा गुजरात। इसमें जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 119, विशाखापट्टनम में किस नेवल बेस INS कलिंगा में किस मिसाइल पार्क की स्थापना की गई? मतलब ये विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेस है और INS कलिंगा में किस मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है आपको बताना है। और इस मिसाइल पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है ये भी आपको बताना है, मतलब व्यक्ति का नाम। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। 119वां, 119 का हो जाएगा आपका अग्निप्रस्थ। इसका नाम है अग्निप्रस्थ और इसकी जो नींव रखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है राजेश देवनाथ। तो इसमें जो विकल्प है आपका डी वाला सही होगा। इसके बाद 120, किस राज्य या विभाग के द्वारा नगर वन योजना का शुभारंभ किया गया है और इस योजना के अंतर्गत 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वनों को विकसित करना है, उस लक्ष्य को भी यहाँ बताना पड़ेगा। तो ये केंद्र सरकार का पहल है, राज्य सरकार की है, वन पर्यावरण मंत्रालय की है या लोक निर्माण विभाग की है? कौन सा होगा? तो 120वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केंद्र सरकार की पहल है और टारगेट कितने का है? 200 जो शहरी वन है उनको डेवलप करने का लक्ष्य है। इसके बाद 121वां, यहाँ पर प्रज्ञान सम्मेलन 2020 के बारे में कहा जा रहा है, जो कि भारतीय सेना का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार था। ये नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था, उस संस्था का नाम आपको बताना है। तो ये सेंटर फॉर चाइल्ड वेलफेयर स्टडीज, इस प्रकार से इसका नाम था, सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज या लैंड वेलफेयर स्टडीज, ये रिपीट कर दिया, वारफेयर स्टडीज है। इसके अलावा सेंटर फॉर चाइल्ड वारफेयर स्टडीज, इसमें वेलफेयर करके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं और जो दूसरे नेक्स्ट ऑप्शन है वो वारफेयर करके दिए हुए हैं। तो आप देखकर बताइए इसमें से कौन सा होगा। 5 मार्च 2020 का ये डाटा है। 121वां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज। वैसे भी आप देख सकते हैं ये सेना वाला है, तो सेना वाला है तो इसमें वेलफेयर से ज्यादा वारफेयर वाला जो मुद्दा है वो आएगा, यानी सी और डी में से हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा सी वाला। इसके बाद आगे चलते हैं 122वें को देखते हैं। प्रतिष्ठित व्यक्ति ब्रह्मा कांची भोटला, इनको दोनों नामों से संबोधित किया जाता था, भोटला कहिए चाहे भोटला। इनका कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण देहांत हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। यहाँ ये भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ थे या पत्रकार थे या लेखक थे या खिलाड़ी थे, क्या थे ये बताना है आपको। तो ये असल में अमेरिकी मतलब इंडो अमेरिकन पत्रकार थे। इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला सही होगा। इसके बाद आगे चलते हैं 123 को देख लेते हैं। इसमें सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने में बार इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, जल बहाव की दर को नापने के लिए डॉप्सन का यूज किया जाता है, पारिस्थितिकी दबाव को नापने के लिए क्यूसेक का यूज किया जाता है और जहाज की चाल को नापने के लिए नॉटिकल मील जो होता है यानी नॉट इकाई का यूज किया जाता है। तो इसमें से सही आपको चुनना है। तो आप जानते हैं कि ऊपर वाले तीनों जो है वो एक नंबर के झूठे हैं। इसमें जो सही है वो कौन सा है? डी वाला है। 123वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला। जहाज की चाल को नापने के लिए नॉट इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर आप देखना चाहें इसका डी वाला सही होगा। जो पहला वाला है, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डॉप्सन इकाई का यूज किया जाता है, जबकि जल बहाव की जो दर होती है उसको क्यूसेक में नापा जाता है और जो पारिस्थितिकी दबाव होता है उसको नापने के लिए बार का यूज किया जाता है। तो सब उबड़ खाबड़ यानी उल्टा पुल्टा दे दिया था। डी वाला सही है। इसके बाद 124 को देखिए, यहाँ पर फिजिक्स हम लोग देखेंगे तो कहा गया है कि कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसका चुनाव आपको करना है। 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। इसके बाद 1 फेम्टोग्राम इज इक्वल टू 10⁻15 ग्राम और 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻6 ग्राम। इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है बताइए। तो 124 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। ये जो दिया है ये गलत है। माइक्रॉन की जो कोटि होती है वो -6 की होती है और जो नैनो की कोटि होती है वो -9 की होती है। तो यहाँ माइक्रॉन जो है वो 6 में कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला जो इसका ऑप्शन है, एक्चुअली जो प्रश्न है उसमें सही छाप दिया है, ठीक है, और आंसर की जो इसकी है उसमें ए वाले को गलत बताया गया है। तो इसमें प्रश्न में सुधार थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ लगाना पड़ेगा 9, जो घात है उसको 9 बनाना पड़ेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें चारों सही है अभी जो छपा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ए वाला है 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻6, इसकी जगह 10⁻9 यदि होता तो माइक्रॉन की कोटि जो है वो -9 वाली नहीं होती है, ये नैनो की होती है। तो इसलिए ए वाला इसमें रॉन्ग हो जाता। फिलहाल आगे चलते हैं। इसमें देख लीजिए 125 को सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, कौन सा किस में कन्वर्जन करता है, मतलब कौन सा ऑपरेटर्स जो है वो किस चीज़ को कन्वर्ट करने में यूज़ किया जाता है। तो डायनेमो है, विद्युत मोटर है, बैटरी है और लेड है यानी LED। तो कन्वर्जन कैसे करता है? यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, इसके अलावा केमिकल एनर्जी जो होती है उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो फोटो एनर्जी होती है यानी
प्रकाश ऊर्जा होती है, लाइट एनर्जी होती है, उसमें किया जाता है। तो कन्वर्जन किसका किसमें कैसे होता है ये आपको इसमें मिलाना है। तो डायनेमो के द्वारा क्या किया जाता है ये आपको पता होगा, वैसे ही विद्युत मोटर का होता है। देख लीजिए इसमें दिया हुआ है, पूरा प्रश्न आपके सामने है, कौन सा इसका आंसर होगा। इसका हो जाएगा ए वाला, 1 2 3 4 ये पहले से ही मैच है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनको याद रखिएगा। उसके अलावा बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और एलईडी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस प्रकार से ये बदलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। 4 दिए हुए हैं। आयुध निर्माण दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। इंजीनियर्स अभियंता मतलब वही बात है दिवस जो है ये हर साल 17 मई को मनाया जाता है, और विश्व दूरसंचार दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार से दिया है, कौन सा इसमें से सही होगा। 126, तो इसका हो जाएगा बी वाला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है। ये वाला जो इसमें है वो आपका सही है, और बाकी जो है मतलब इसमें बी वाला आपका सही होगा और बाकी जो है वो गलत है। तो सही क्या हो सकता है, आयुध निर्माण दिवस जो है ये हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, और यहाँ दिया है 15 सितंबर, जबकि जो अभियंता दिवस है यानी इंजीनियर्स डे है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व दूरसंचार दिवस जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। तो तारीखें गलत दी हुई हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका आंसर बी था। 127 में ये कहा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, और इसमें यह बताया गया कि जो 25 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री का सिंबल है ऊपर रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि हाइड्रोजन गैस में 1103 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव करती है यानी चलती है। और उसके बाद सेकंड वाले में कहा गया है कि सायरन में ध्वनि की तीव्रता 110 से 120 डेसिबल के बीच में होती है। प्रकीर्णन के कारण हीरे में चमक उत्पन्न होती है, और व्यतिकरण जो होता है उसके कारण साबुन के बुलबुले में रंग बिरंगी जो फिल्म है वो दिखाई देती है। तो आप बताइए सही कौन सा है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, एक से ज्यादा या सब कुछ सही हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका इसमें से आंसर नंबर ए, यानी दूसरा और चौथा आपका सही है। जो सही है उसी का चुनाव आपको करना है। तो दूसरा और चौथा सही है, ये वाला और ये वाला, लेकिन पहला वाला गलत है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि जो है वो हाइड्रोजन गैस में 1284 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, और यहाँ जो चाल दी हुई है वो 1103 दी है, इसलिए पहला वाला गलत है। इसी प्रकार से जो प्रकीर्णन की बात की जा रही है, तो प्रकीर्णन की वजह से चमक उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि हीरे में बहुत ज़्यादा चमक उत्पन्न होती है। रिफ्लेक्शन होगा तभी प्रकाश को वो परावर्तित करेगा, प्रकाश जितना ज़्यादा मात्रा में परावर्तित करेगा उतना ही ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा। तो इसमें तीसरा और पहला गलत है, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए हम ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 को देखिए। इसमें जो ऑस्ट्रीकल्चर है, मोरिकल्चर है, अर्बोरिकल्चर है और ओलेरिकल्चर है, इन विधाओं का संबंध किससे है, मतलब इसके अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है वो दिया हुआ है। तो सब्जियों की खेती, शहतूत की खेती, सीपों में कृत्रिम प्रजनन के लिए, मोती उत्पादन के लिए, और वृक्षों और झाड़ियों की कृषि के लिए, ऐसे दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा किससे मैच करेगा। 128 देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। डी इसमें दिख नहीं रहा है, ये वाला है। तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला उसी के हिसाब से इसे मिला लेंगे। पहले वाले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे वाले का दूसरा सही है पहले से ही, तीसरे वाले को चौथे से मिलाएंगे, और जो चौथा वाला है उसको पहले वाले से मिलाएंगे। ओलेरी कल्चर का संबंध किससे है, सब्जियों की खेती से। इसके बाद 129 को देख लीजिए, कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है उस मृदा में कीटभक्षी जो पौधे होते हैं वो उगते हैं, यानी पिचर प्लांट्स जो है वो यहाँ पे पैदा होते हैं। इसके बाद रेडान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। गैस के गुब्बारों में हीलियम भरी जाती है, और गोताखोर गहरे समुद्र में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को लेकर जाते हैं ताकि वहां से सांस लेने का इस्तेमाल कर सकें उसमें। तो आप बताइए कि कौन सा इसमें से गलत है, देख लीजिए। तो इसमें से आपका जो गलत आंसर है 129 का वो हो जाएगा बी वाला। रेडान गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, जबकि ये जो नाम है ये किसका है, जेनॉन का है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, रेडॉन को नहीं कहा जाता है। बाकी सब सही है। इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे पौधे मांसखोर बन जाते हैं धीरे धीरे परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि वो जीव जंतु मतलब जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको पकड़कर खा जाते हैं और उनके सहारे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसके बाद 130 को देख लीजिए। ड्यूरालुमिन ये मिश्र धातु के संगठन से संबंधित है, मतलब संगठन जो इसका है उसमें मिक्सचर बनाया गया है। तो किसका किसका मिश्रण किया गया है ये आपको बताना है। मैग्नीशियम, निकेल, एल्यूमिनियम और कॉपर। इसमें ड्यूराल्यूमिन नाम दिया हुआ है, तो एल्यूमिनियम तो होगा ही, उसके अलावा क्या होगा ये आपको बताना है। तो जिंक, मैग्नीशियम, माफ कीजिएगा, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम तथा कॉपर। इसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्रोमियम तथा कॉपर। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका सी वाला हो जाएगा। एल्यूमिनियम तो इसमें कंपलसरी है, उसके अलावा मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, इसका सी वाला सही है। मिक्सचर किस चीज़ का है ये आपको बताना था। इसके बाद 131 को देख लीजिए। कथन और कारण दिया है, बताना आपको यह है कि सही कौन सा है और कौन किसकी सही व्याख्या करता है। तो तांबा, चांदी और सोना को क्षारीय तत्वों के साथ ही एक समूह में स्थान दिया गया है, मतलब जो एल्कलाइन एलिमेंट्स होते हैं उनमें उन्हीं के साथ एक ग्रुप में इन्हें रखा गया है। और कारण क्या है कि मेंडलीव के द्वारा अनेक अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूहों में रखा गया है, इस प्रकार से कहा गया। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 131 को आप देख रहे हैं। देखिए इसका जो ए वाला है वो सही है,
मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि पहले वाले में कि तांबा, चांदी और सोना ये क्षारीय तत्वों के साथ मतलब एक समूह में स्थान इन्हें प्राप्त हुआ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आर और ए जो है वो यहाँ पे आपस में स्पष्टीकरण देते हैं या नहीं देते हैं? तो देते हैं। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है 131 का वो ए वाला हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। इसके बाद चलते हैं आगे 132 को देखते हैं। इसमें गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग गहरा नीला होता है। फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा होता है। कैल्शियम की खोज हेम्फ्री डेवी ने 1808 में की थी और क्लोरीन गैस की खोज कार्ल विल्हेम ने या विल्हेम शीले ने 1779 में की थी। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। तो गलत कौन सा है? 132 इसका डी वाला हो जाएगा। क्लोरीन गैस की खोज कार्ल विल्हेम ने 1779 में की थी। ये वाला जो है इसमें गलत है। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो देखिए इसमें क्लोरीन गैस जो है इसकी खोज किसने की थी? ये कार्ल विल्हेम या विल्हेम शीले ने ही की थी, लेकिन 1779 में नहीं बल्कि 1774 में की थी। तो जो डेट है वो गलत ही है। 133 को देखते हैं। इसमें कथन और कारण दिया है। तो कथन ये है कि चीनी मिलों में गन्ने का रस निकालने के बाद एक अपशिष्ट पदार्थ बचता है जिसे कि खोई कहा जाता है, गन्ने की खोइया। और खोई एक रेशेदार ईंधन होता है जिसका प्रयोग पेट्रोलियम के निष्कर्षण में और ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों क्या है इसमें, सही है या गलत है, और व्याख्या कैसी है बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, इसे ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसमें चीनी मिलों में जो गन्ने का रस निकाला जाता है तो उसके बाद जो गन्ने के अवशेष यानी उसका हड्डी बचती है, कंकाल बचता है, उसको खोई कहा जाता है। तो ये तो ठीक है पहला वाला। लेकिन दूसरे वाले में देखिए कहा गया है कि ये रेशेदार ईंधन होता है। ईंधन तो होता है लेकिन पेट्रोलियम निष्कर्षण से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसका काम वही चीनी मिलों में भट्टियां झोंकने के लिए किया जाता है, मतलब एनर्जी के लिए, आग जलाने के लिए किया जाता है। और ऐसे किसान जो है इसको जलाकर तापते भी हैं या चूल्हे में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोलियम निष्कर्षण से इसका संबंध नहीं है। सिर्फ कथन ए जो है वो सही है और आर गलत है। तो इसमें आप कौन सा चुनेंगे? सी वाले को चुनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, कौन सा विकल्प सही नहीं है? शहतूत, अनानास और कटहल इसको सोरोसिस कहा जाता है। इसके अलावा फीता कृमि जो है वो एनेलिड होते हैं। फाइलेरिया ये सूत्र कृमि से होता है। और इसके अलावा पपीते का वानस्पतिक नाम कैरिका पापाया है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, फीता कृमि एनेलिड होते हैं। फीता कृमि जो है ये प्लेटी हेलमिन्थीज फाइलम में आते हैं। यहाँ पर अगर आपको देखना हो तो ये जो बी वाला है इसमें सही नहीं। इसके बाद आप देखिए इसमें 135 को, इसमें कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लौंग, मटर, कारक और भिंडी ये क्या होते हैं असल में? ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। द्विबीजपत्रीय और शाकीय होता है। एक पुष्पीय पौधा होता है और बंद कलियां होती हैं। तो लौंग जो है वो बंद कलियां होती हैं, यानी पहले का चौथा हो जाएगा। और अगर पहले का चौथा होगा तो इसमें ध्यान से देखिए कौन सा होगा, डी वाला होगा इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, और इसी हिसाब से इसे मिला लेंगे। मतलब इसका दूसरा ही सही है और उसके बाद इसका हो जाएगा पहला और भिंडी का हो जाएगा एक पुष्पीय पौधा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसमें हम लोग देख रहे हैं 136वां। इसमें कहा गया है कि म्यूटेशन की वजह से जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है और कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पादप विषाणु अविकल्पीय परजीवी होते हैं। इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट हैं। कौन सा सही है वो आपको बताना है। इसमें देखिए सी वाला आपका सही होगा, मतलब पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। दूसरे वाले में ये कहा गया है कि कोशिका झिल्ली में सिर्फ प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जबकि प्रोटीन के अलावा लिपिड भी चाहिए होता है। लिपिड के बिना वो झिल्ली जो है वो बनेगी नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं 137। इसमें कथन और कारण है। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती हैं और ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन ये एमिनो अम्ल मानव शरीर के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, ऐसे दिया हुआ है। तो ये कारण है। अब आप बताइए इसमें कथन और कारण में क्या हालचाल। व्याख्या दी हुई है, नीचे विकल्प दिया हुआ है, इसमें से कौन सा होगा। इसमें देखिए जो 137 है बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। मतलब इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। ये ग्लाइसिन, सेरीन के बारे में जो बताया गया है कि मानव शरीर इनको बना लेता है, तो ये इसमें सही व्याख्या इसकी नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें 138 में कहा जा रहा है कि संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना कब की गई थी। 31 मई 1952, 5 अगस्त 1954, 31 मई 1951 और 5 अगस्त 1952, 31 मई 1954 और इसी प्रकार से 5 अगस्त 1957 और एक और दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा होगा। 138 इसका ए वाला ही सही है। देखिए 31 मई 1952 और 5 अगस्त 1954 ये दोनों की जो स्थापना की तिथि है वो दी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट 139 को देख लीजिए। इसमें कुछ कथन दिए हैं, जो सही है उसका चुनाव आपको करना है, कोई एक ही इसमें से है। तो हम्पी स्मारक समूह को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर जो विकल्प है उसमें आप देख रहे हैं सभी सही हो सकते हैं या कोई एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हम्पी स्मारक समूह को यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली सूची है उसमें 1986 में शामिल किया गया था। कर्नाटक बेल्लारी। इसके बाद कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल किया गया, ओडिशा। आगरा के किले को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में शामिल किया गया और अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें 1983 में शामिल किया गया। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। 139 देखिए इसमें जो सी वाला विकल्प है वो सही होगा। सी का मतलब ये हुआ कि इसमें पहला, तीसरा और चौथा जो है वो सही है लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको यूनेस्को की लिस्ट में 1985 में स्थान मिला था, ये वाला आपका गलत है।
इसको 1984 में स्थान दिया गया था, तारीख गलत है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं 140। इसमें सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में सिक्किम, केरल, हिमाचल और झारखंड दिया है। सूची 2 में कुछ जगह का नाम और यहाँ नृत्य और उत्सव के नाम दिए हैं। तो देख लीजिए, सागा दावा ये भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर होता है। फुलैच जो है वो उत्सव है। पुलिकुली जो है ये बाघ नृत्य है और बंधन जो है ये पर्व है। कौन सा किससे मिलान करेगा ये आपको बताना है। देख लीजिए, यहाँ पूरा प्रश्न आपके सामने है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसे आप ध्यान से देखिए, इसका डी वाला होगा। डी का मतलब यह है कि पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, और इसी आधार पर इसे मिलाएंगे। यानी पहले वाले का क्या हो जाएगा, पहला सही मैच है, दूसरे वाले का तीसरा हो जाएगा, तीसरे वाले का दूसरा हो जाएगा और चौथा वाला पहले सही मैच। इस प्रकार से इसकी मैचिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। धोप खेल और गल्ला छूट ये लोकप्रिय खेल है और इनका संबंध किन राज्यों से है ये आपको बताना है। नीचे राज्यों के पेयर दिए हुए हैं, तो ये असम और त्रिपुरा से संबंधित है। धोप खेल जो है ये असम से और गल्ला छूट जो है ये त्रिपुरा से। इसके बाद आगे देखते हैं 142। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट तो आपने देखी ही है। यहाँ पे यूपी की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2019 वाली, ये द्विवर्षीय रिपोर्ट है, यानी 2021 में फिर से आएगी। तो इसमें ये कहा गया है कि झाड़ियों में कितनी वृद्धि हुई है। झाड़ियों में वृद्धि हुई है, ये आपने देखा है, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है आपको बताना है। और उत्तर प्रदेश में आरक्षित वन क्षेत्र में अवर्गीकृत जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है। अवर्गीकृत जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है ये आपको बताना है। तो 142 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला होगा 36 वर्ग किलोमीटर तथा 20.23%। ये वाला जो इसमें ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 143 को देखिए। 143 में कहा जा रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है ये बताना है, और मैंग्रोव वनस्पति में कितनी वृद्धि दर्ज हुई है ये बताना है। ये दोनों संदर्भ यूपी के बारे में है, तो इसमें से कौन सा होगा। 143 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, 14,806 वर्ग किलोमीटर और 54 वर्ग किलोमीटर। 14,806 वर्ग किलोमीटर और 54 वर्ग किलोमीटर, यानी जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 144 में कहा गया है कि मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष 3 राज्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के हिसाब से इसे आपको आधार बनाकर बताना है। तो मध्य प्रदेश 37 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 16 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार से दिया है। इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल है 37, महाराष्ट्र 16, ओडिशा 8, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ओडिशा इस प्रकार से है। गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा इनका जो माप है वो दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा आपका जो विकल्प है वो सही होगा। तो 144 का डी हो जाएगा। गुजरात 37 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र 16 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा 8 वर्ग किलोमीटर। पूछा क्या था कि ये शीर्ष 3 राज्य हैं जहां पे मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक, मतलब उनके वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसका डी वाला ऑप्शन होगा। इसके बाद 145 को देखिए। मुख्यमंत्री आवास योजना ये ग्रामीण क्षेत्र वाली है तथा अयोध्या एयरपोर्ट, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट जो उत्तर प्रदेश का आया था 2020-21 वाला, उसके बारे में कहा जा रहा है। लेटेस्ट आएगा तो लेटेस्ट से प्रश्न आएंगे फिलहाल। तो इसमें देख लीजिए 350 और 600, 369 और 500, 350 और 600, 365 और 500, ये सभी करोड़ में है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। 145 का हो जाएगा बी वाला, यानी 369 और 500, 369 और 500, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद 146 को देख लीजिए। इसमें फिर केंद्रीय बजट को आधार बनाया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन और भारत नेट कार्यक्रम के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, यहाँ लागत दी हुई है। देख लीजिए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा ये वाला, ये आप ध्यान से देखिए। तो 12,300 करोड़ रुपए और 6,000 करोड़ रुपए, ये जो इसका आवंटन है वो वाला सही है, मतलब ए वाला इसका परफेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिए 147। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी। दोनों चीजें हैं, इसमें से कौन सा होगा। तो इसका डी हो जाएगा 14 जुलाई 1964 और 1987। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 148। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान तथा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये कहाँ पर स्थित है, लोकेशन दोनों की आपको बतानी है। तो 148 का सी हो जाएगा। ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है और तिरुपति आंध्र में स्थित है। दोनों की जो लोकेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही होगा। इसके बाद 149 को देखिए, इसमें मैच कराना है। तो सूची 1 सूची 2 दी हुई है। साइंस पार्क है, इसके अलावा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट है, बुद्धा थीम पार्क है और रमाबाई अंबेडकर मैदान है। यहाँ जो जगह का नाम दिया है वो सूची 2 में है। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। यहाँ आप इसे पूरे प्रश्न को देख लीजिए। तो इसका अगर आप देखिए तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी जो इसका बी वाला है वो सही हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा, तीसरा। उसी प्रकार से दूसरा वाला दूसरे से ही मिलान करेगा और जो तीसरा वाला है ये पहले से मिलेगा। उसी के साथ जो माता रमाबाई अंबेडकर मैदान है ये लखनऊ में है। तो इस प्रकार से इसकी मैचिंग कराएंगे। 3, 2, 1, 4 के हिसाब से बी वाला इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखते हैं, यानी 150वां और अंतिम। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कजरी मेला महोबा, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद, देवीपाटन बलरामपुर और गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, कौन सा सही है ये आपको तलाशना है। 150वां, तो इसका डी वाला होगा, यानी सभी इसमें सही है। जितने दिए हैं सबके सब परफेक्ट है। डी वाला इसका उत्तर होगा। यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है और ऐसी जो टेस्ट की श्रृंखला है लगातार जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।